तो आज हम मैग्नेटिज्म चैप्टर के जेई एडवांस के पीवाई यूज करेंगे। ठीक, तो आराम से एकदम पानी वानी लेके बैठे और सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, तो सवालों के कारवा में पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इन द एक्स वाई प्लेन द रीजन वाई ग्रेटर देन जीरो हैज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B1 K कैप and the region y is equal to 0 has another uniform magnetic field B2 K cap. A positively charged particle is projected from the origin along the positive y axis. ठीक है, मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन में with a speed v naught is equal to pi meter per second at t is equal to 0 as shown in the photo. Neglect the gravity in this problem. Let t be the time when the particle cross x axis from the below for the first time. If b2 is equal to 4b1, the average speed of the particle in meter per second along the x axis in the time interval t will be क्या होगा। सवाल क्या दे रखा है, मतलब पहले तो दे रखा है कि दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक b1 और दूसरा b2। यहाँ पे दे रखा है कि एक हम मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इधर से लॉन्च कर रहे हैं विथ ए स्पीड पाई मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि टी टाइम में ये जो पार्टिकल है पहली बार इधर से क्रॉस करके इधर आया, मतलब B2 से B1 में आया। तो B2 से B1 में कब आएगा, जब इधर से ऐसे जाएगा और फिर इधर से, मतलब जैसे भी हो यहाँ से क्रॉस करके इधर से जाए या फिर इधर से ऐसे क्रॉस करके इधर जाए। मतलब B2 से फर्स्ट टाइम जब B1 में निकला वो टाइम दे रखा है कैपिटल T। अब इस कैपिटल T टाइम में पार्टिकल का स्पीड अलोंग द एक्स एक्सिस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इस टाइम में, मतलब जो कैपिटल T टाइम दे रखा है उस टाइम में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि पार्टिकल ने x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया। x डायरेक्शन में उसका मतलब मेनली डिस्टेंस कितना हुआ, तो वो कैसे करेंगे। तो लेट से पार्टिकल मान लेते हैं, जैसा भी ट्राजेक्ट्री हो ऐसा मान लेते हैं कि पार्टिकल का ट्राजेक्ट्री कुछ ऐसा है। ठीक, तो पार्टिकल ने x डायरेक्शन में कितना कवर किया, यही मतलब इसी इंटरवल में हमें कैलकुलेट करना है उसका स्पीड। तो कितना कवर किया, लेट से इसमें जब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा तो उसका रेडियस r1 होगा, इसमें जब मूव कर रहा है तो उसका रेडियस r2 होगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, 2r1 प्लस 2r2। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा यहाँ पे x डायरेक्शन में वो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ r1 प्लस r2 के बराबर। टोटल टाइम जो कैपिटल T है वो किसके बराबर होगा, T1 प्लस T2/2। ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये कितना हाफ टाइम पीरियड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन, इस रीजन में जो भी उसका टाइम पीरियड होगा उसका हाफ, और ये क्या होगा, इस रीजन में जो भी उसका टाइम पीरियड होगा उसका हाफ। तो T1 प्लस T2/2 जो होगा वो कैपिटल T के बराबर होगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। और जो एवरेज स्पीड पूछ रहा है वो क्या, ये दिस डिस्टेंस बाई दिस टाइम, वो एवरेज स्पीड हो जाएगा। ठीक, तो बस अब ये जो भी वैल्यू है वो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 क्या है, इस रीजन में रेडियस। तो R की वैल्यू क्या होता है, mv/qb। तो मास वेलोसिटी स्पीड कितना है, v0 की वैल्यू पाई दे रखा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं पाई। तो mv मतलब m इंटू पाई बाई QB। चार्ज कितना दे रखा है, चार्ज ऑन द पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, चार्ज की वैल्यू दे नहीं रखा है। ठीक है, तो Q मान लेते हैं, बी का ये क्या होगा B1। ठीक, और रेशियो मतलब एक रिश्ता दे रखा है B2 B1 में, B2 इज इक्वल टू 4B1। ये ध्यान में रखेंगे, इसको एंड में यूज करेंगे। तो ये हो गया R1। वैसे ही R2 अगर कैलकुलेट करें तो उसमें भी क्या हो जाएगा, v की वैल्यू क्या, जो स्पीड होगा वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होता है, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड चेंज नहीं होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड जो पाई है वो हमेशा पाई ही रहेगा। ठीक, तो mv/q/b2 इसमें हो जाएगा। ठीक, तो ये R2 हो गया। और वैसे ही T1 कैलकुलेट करें तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2πm/qb। फार्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, 2πm/qb। तो 2πm/qb के क्या, b1, और T2 क्या हो जाएगा, 2πm/qb2। सिंपल अब वैल्यू पुट करते हैं। तो ज़रा पहले R1 प्लस R2 और T1 प्लस T2 ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। तो यहाँ से अगर हम R1 प्लस R2 करें तो वो क्या हो जाएगा, m π/q तो कॉमन है, 1/b1 प्लस 1/b2। अब b2 के बदले क्या लिख सकते हैं हम, 4b1। तो
यहाँ पे लिखें अगर तो 1/B1 प्लस 1/B2, तो B2 के बदले 4B1 लिख सकते हैं। B1 को खोपचे में निकालते हैं बाहर, तो पाई/Q B1 1 + 1/4 5/4, ये बन गया R1 + R2। ठीक, वैसे ही T1 + T2 करें तो वो कितना हो जाएगा, T1 + T2 वो करें तो 2πm/Q, खोपचे में निकालेंगे बाहर 2πm/Q। अब 1/B1 + 1/B2, B2 को क्या लिख सकते हैं 4B1 अगेन, तो फिर B1 को खोपचे से बाहर निकालेंगे तो यहाँ B1 आ जाएगा, तो 1 + 1/4 बचेगा इधर, तो कितना बन जाएगा 5/4। ये समझ में आया? ठीक, सेम ऐसे ही आएगा कुछ। ठीक, अब ये जो वैल्यू है डाल देते हैं इधर, तो एवरेज स्पीड जो पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा, VAV एवरेज स्पीड कितना, D/T, D कितना 2R1 + R2, R1 + R2 की वैल्यू क्या है mπ/Q B1, mπ/Q B1 × 5/4। ठीक, और यहाँ पे क्या T क्या है, मतलब T1 + T2/2, तो /2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, और T1 + T2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आया हुआ है, तो ये 2 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो mπ/Q B1 पहले तो वेरिएबल इंटू 10 नीचे और 4 ऊपर चला जाएगा, तो 10 नीचे और 4 जो होगा ये ऊपर चला गया। ठीक, अब ये कुछ आया, अब यहाँ पे काट कूट करते हैं, तो ये काट कूट करें तो mπ ख़त्म, Q B1 ख़त्म, 5 × 2 = 10, 10 ख़त्म, 4 से 4 बचा क्या, सिर्फ ये 2 बचा। ठीक, तो बस यही एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड जो होगा इसकी वैल्यू कितना 2 मीटर/सेकंड, वही पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक, तो एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस इन द इंटरवल t कितना हो जाएगा 2, तो फाइनल आंसर यही हो जाएगा 2 मीटर/सेकंड। ठीक, तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बोल रहा है ए गैल्वेनोमीटर गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन विथ 0.006 एम्पियर करंट by connecting it to this ohm resistance, it can be converted into a voltmeter in the range of 0 to 30 volt। ठीक है, if it is connected to this ohm resistance, it becomes an ammeter in the range of 0 to 1.5 ampere। the value of capital N, value of small n is क्या होगा। तो सवाल क्या दे रखा है कि मतलब एक गैल्वेनोमीटर है जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन वो कब देता है, इतना पे, मतलब मैक्सिमम करंट वो जो ले सकता है गैल्वेनोमीटर, वो कितना ले सकता है, Imax 0.006 एम्पियर का करंट ले सकता है। अब बोल रहा है कि अगर उसको इतना ओम रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर दे तो वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए लेट से ये बोलते हैं हम रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, लेट से उसको मैं RG बोल रहा हूँ। ठीक, ये रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। अब इसको अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम, एक सीरीज में हाई रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। तो लेट से वो रेसिस्टेंस कितना यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है, ये 4990 ओम का। तो ये क्या, इसमें ये कौन से में कन्वर्ट हो गया, एक वोल्ट मीटर में जिसका रेंज कितना है 0 to 30, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज ये कितना ले सकता है अब 30 वोल्ट। ठीक, तो ये 30 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज वो कब मेजर करेगा, जब इसमें मैक्सिमम करंट जा रहा होगा। तो मैक्सिमम करंट इतना जाएगा तब जा कर के ये वोल्टेज कितना देगा ये। तो अगर हम इक्वेशन लिखे तो क्या, मतलब V = क्या होता है IR, तो 30 = क्या होगा Imax कितना है 0.006 Imax इंटू R क्या होगा RG, मतलब रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, प्लस जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमने कनेक्ट किया हुआ है वो। ठीक, मतलब यहाँ से Imax जाएगा तो मैक्सिमम वोल्टेज देगा रीडिंग, मतलब रीडिंग जो होगा इसका इफेक्टिव देगा। तो यहाँ से हमें रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर मिल जाएगा, वो कितना होगा, उसको कैलकुलेट करें तो 36/1000, और ये RG प्लस ये समथिंग होगा। अगर 6 से करें तो ये 5 टाइम्स में, इसको करें तो 5000, तो 5000 माइनस 4990 इज इक्वल टू RG। तो जो रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है वो कितना आ जाएगा 10 ओम आ जाएगा, सिंपल। ठीक, तो इससे हमें पता चला कि जो गैल्वेनोमीटर था उसका रेसिस्टेंस कितना था 10 ओम का। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर हम एक दूसरे रेसिस्टेंस से कनेक्ट करें ताकि उसको हम एम मीटर में बना सकें, तो एम मीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं,
गैल्वेनोमीटर में जो भी उसका रेसिस्टेंस होता है उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसको शंट बोलते हैं, आरएस। तो जिससे कि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम मीटर में, ठीक। और अब दे रहा है कि अब ये कितना मैक्सिमम करंट ले सकता है, 1.5 एम्पियर का। मतलब अब जो इसमें हम मैक्सिमम करंट भेज सकते हैं वो कितना है, 1.5 एम्पियर का। तो ये 1.5 एम्पियर का मैक्सिमम करंट जाएगा, तो यानी कि मतलब इतना ही मैक्सिमम करंट जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस करंट पे इस वाले में मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, ये वाला। हम जानते हैं कि जो ये गैल्वेनोमीटर का पार्ट है, तो हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर में जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो कितना, ये, ठीक। तो इतना करंट मैक्सिमम भेज सकते हैं, यानी कि इतना करंट भेजने पे ये जो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो उसमें ये वाला जो करंट है वो इतना हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? इसका डायरेक्ट फार्मूला भी कितने लोगों को याद होगा, पर मैं इसको ऐसे सॉल्व करता हूँ। मतलब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट फार्मूला रट लें और रट के डाल दें इसमें, वो भी सही रास्ता है, ठीक है। अपना अपना तरीका, तो उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट डाल दो। और नहीं तो मतलब ऐसा सोच सकते हैं इसको, ठीक। तो मतलब इस करंट पे जो इसमें करंट जा रहा है इस ब्रांच पे, मतलब इस ब्रांच में वो कितना है, ये वाला करंट है, मैक्सिमम करंट है। तभी जा करके ये मैक्सिमम इतना करंट मेजर कर रहा है। तो इस करंट में मतलब इसको डिवाइड करें अगर दो पार्ट में, इधर और इधर, तो 1.5 एम्पियर करंट को अगर इसमें हमें कितना करंट जाएगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल करंट, ये टोटल करंट हुआ, वो इसमें कितना जाएगा। तो उसके लिए हम दूसरा वाला रेसिस्टेंस लेते हैं, आर एस डिवाइडेड बाई आर एस प्लस आर जी। ये जो होगा, ये जो करंट होगा वो कौन से में आएगा, इस वाले में आएगा, ठीक। क्योंकि जो रेसिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो हमें इस ब्रांच में अगर करंट फाइंड आउट करना है तो इस ब्रांच का रेसिस्टेंस लेंगे, ठीक, और डिवाइड कर देंगे मतलब दोनों का समेसन से, ठीक। इज इक्वल टू टोटल करंट जो इसमें जा रहा है, और इसमें करंट कितना जा रहा होगा, ये वाला करंट जा रहा होगा, तो वो 0.006 इतना करंट इसमें होगा। मतलब क्योंकि लिमिट ये इसका मैक्सिमम रीच हो जाएगा तो इसका भी लिमिट रीच हो जाएगा, तो ये लिमिट है, तो ये भी इसमें भी इसका लिमिट रीच हो गया होगा, तो इसमें जो करंट जा रहा होगा वो यही जा रहा होगा। अब यहाँ पे हमें आर एस कैलकुलेट करना है, रेसिस्टेंस ऑफ शंट। आर जी की वैल्यू में पता है 10, तो आर एस का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको क्या करें, हम इसको इधर भेजते हैं और दोनों को इसको पलट देते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर जी बाई आर एस, ठीक, इज इक्वल टू 1.5 बाई 0.006, ठीक। तो ये कितना बनेगा, 15, और ऊपर जाएगा 100 और नीचे 6, ठीक। तो 1000 जाता है, ये 10 एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना बनेगा, 3 2 जा 3 5 जा 2 से 50, ये 1 को उधर ले जाएं तो ये कितना 250 और -1 तो 249। तो आर जी की वैल्यू, और ये आर जी की वैल्यू कितना, 10 बाई आर एस इज इक्वल टू 249। तो आर एस मतलब रेसिस्टेंस ऑफ शंट जो है वो कितना हो जाएगा, 10/249, ठीक। और यही दे रखा है, मतलब जो रेसिस्टेंस ऑफ शंट है, मतलब जो कनेक्ट किया जा रहा है वो कितना, 2n/249 है। तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको 2n/249 से इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, 5, सिंपल, ठीक। तो मतलब 5 जो होगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 5 ये क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। सवाल चेंज करते हैं, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये कहानी लिख रखा है, ठीक है, पूरा कहानी पढ़ते हैं क्या लिख रखा है। ए सर्कुलर coil of radius capital R and capital N number of turns has negligible resistance as shown in the schematic figure. Its two ends are connected to the two wire and it is hanging by those two wire with its plane being vertical, ठीक है, and it is hanging by those two wire plane. The wire are connected to the capacitor with charge capital Q through a switch, ठीक है. The coil is in horizontal uniform magnetic field B naught parallel to the plane of the coil. When the switch is closed, the capacitor gets discharged through the coil in very short time. By the time the capacitor discharges fully, the magnitude of the angular momentum gained by the coil will be क्या होगा. Assume that the discharge time is so short that the coil is hardly rotated during this time. ठीक है, सवाल क्या दे रखा है, दे रखा है कि एक सर्कुलर कॉइल है
ठीक, जिसका रेडियस आर है और उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एन, ये वाला इस कॉइल की बात हो रही है, इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं कैपिटल एन। अब दे रखा है कि इसको ऐसे अरेंजमेंट से कनेक्ट किया गया और ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पर टोटल चार्ज इनिशियल कितना था कैपिटल क्यू, इसका रेडियस कैपिटल आर है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन है। ठीक, अब दे रखा है कि जब इस स्विच को क्लोज किया जाएगा तो ऑब्वियस है कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज होगा क्योंकि इसके थ्रू करंट फ्लो होगा। अब दे रहा है कि जैसे ही इसको कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर इतना जल्दी से डिस्चार्ज होता है कि मतलब इसको रोटेट करने का टाइम ही नहीं मिलता है, मतलब वो रोटेट नहीं हुआ। हम मान के चलेंगे कि जितना भी टाइम लगा डिस्चार्ज होने में उस समय में जो ये कॉइल था वो वैसे के वैसा ही है, इसी प्लेन में ही है। मतलब लेट से अगर कॉइल को हम इन द प्लेन ऑफ ये स्क्रीन ले लें और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो स्क्रीन के प्लेन में ही है। ठीक, तो क्या होगा, मतलब बेसिकली होगा क्या कि जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें से करंट कुछ फ्लो करेगा, तो उस करंट फ्लो करने की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाएगा। तो लेट से अगर मान लेते हैं ये पॉजिटिव होगा ये निगेटिव होगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरीक़ा से होगा। तो इसमें करंट कुछ इस तरीक़ा से फ्लो होगा, तो इसमें एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाएगा ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो टॉर्क लगेगा M क्रॉस B। ठीक, उस टॉर्क की वजह से ये वायर रोटेट होगा, पर यहाँ पे दे रखा है कि इतना टॉर्क वो इतना जल्दी करंट मतलब फ्लो करके ख़त्म हो गया कि इसको रोटेट होने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक, लेकिन तो उसमें रोटेट होने का टाइम नहीं मिला पर उसमें एंगुलर मोमेंटम इसने कितना गेन कर लिया होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम का पहले फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क टाउ डी टी, इंटीग्रल ऑफ टाउ डी टी, डेल पी जैसे ये फॉर्मूला याद होगा। ठीक, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, वैसे ही चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क इनटू टाइम। ठीक, टॉर्क का फॉर्मूला क्या, टॉर्क यहाँ पे क्या होगा M क्रॉस B। ठीक, एम बी साइन थीटा, एम की वैल्यू क्या I इंटू ए। ठीक, एरिया मतलब I इंटू ए क्या एरिया, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और इसमें टोटल कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो कैपिटल N टाइम्स ऑफ I इंटू ए हो जाएगा। ठीक, और इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना B नॉट, और थीटा की वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है। तो M क्रॉस B करेंगे तो मतलब थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितना 1 लिख देते हैं एक बार। तो जो टॉर्क आया वो कितना आया N पाई आर स्क्वायर B नॉट आई, ऐसे लिखते हैं। ठीक, साइन 90 की वैल्यू 1, ये टॉर्क की वैल्यू अगर इसमें डाल दें तो क्या हो जाएगा, डेल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा L जो होगा। अब एक और इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखा है, और इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना टाइम, अच्छा दे बोल रखा है कि सो स्मॉल है। ठीक है, तो अगर हम टॉर्क की वैल्यू ये डाल दें इसमें तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कैपिटल N पाई आर स्क्वायर B नॉट आई डी टी। अब इसमें देखा जाए इस इंटीग्रेशन में तो मतलब ये सारा कांस्टेंट ही है तो सब खोपचे में निकाल देंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे। तो डेल्टा L N पाई आर स्क्वायर B नॉट और इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी क्या होगा चार्ज फ्लो, तो जो भी करंट फ्लो हुआ और लेट से डी टी टाइम में वो फ्लो कर रहा है तो आई इंटू डी टी क्या होगा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, तो हम जानते हैं कि टोटल चार्ज कितना फ्लो किया होगा कैपिटल क्यू, इसीलिए टाइम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है क्योंकि एट द एंड हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जितना भी टाइम हो जीरो से लेकर के जितना भी स्मॉल टाइम हो लेट से जीरो से टी नॉट, तो उसमें जो भी हमें इंटीग्रेशन करेंगे तो इस इंटीग्रेशन का फाइनली क्या आने वाला है टोटल चार्ज फ्लो, तो टोटल चार्ज फ्लो कैपिटल क्यू है ये हमें पता है, तो सिंपली कैपिटल क्यू डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा N पाई आर स्क्वायर B नॉट क्यू। ठीक, तो यही एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा जितना भी उसमें एंगुलर मोमेंटम। अब हमें ये चेंज है तो चेंज मतलब क्या फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एनीवे जीरो ही था क्योंकि वो तो ऐसे ही रेस्ट पे था, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो होगा कितना हो जाएगा, और इसमें पूछ क्या रखा है कि बाय द टाइम द चार्ज फुल द एंगुलर मोमेंटम गेन बाय द कॉइल। ठीक है, तो गेन मतलब चेंज ही होगा कि पहले से कितना ज़्यादा हुआ या फिर फाइनल दिखे, दोनों बात सेम ही है, तो एट द एंड यही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यही गेन इन एंगुलर मोमेंटम है। ऑप्शन मैच कराएं तो क्या हो गया N पाई आर स्क्वायर N पाई आर स्क्वायर क्यू नॉट क्यू B नॉट, बी ऑप्शन ही मैच कर रहा है। ठीक,
तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सवाल कंप्लीट हुआ। ठीक, लंबा चौड़ा सवाल दे रखा था, मतलब क्वेश्चन आसानी था लगभग, थोड़ा सा कैच था ये सब, पकड़ पाए तो ठीक है, नहीं पकड़ पाए तो अगला सवाल कंप्रीहेंशन। अब ये भी पूरा कहानी दे रखा है। ठीक, तो एकदम पेशेंस के साथ बैठ के इसको पहले पढ़ेंगे, पढ़ते हैं इसको टोटल क्या है। ठीक, थोड़ा सा इधर 1 मिनट। ठीक है, तो सवाल देखते हैं, सवाल क्या दे रखा है। इन अ थिन रेक्टेंगुलर मेटालिक स्ट्रिप अ कांस्टेंट करंट आई फ्लो अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एज शोन इन द फोटो। ठीक है, तो एक मेटालिक स्ट्रिप है और इसमें एक्स डायरेक्शन में कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई, वो बोल रखा है। ठीक है, करंट आई बोल रहा है, यस। द लेंथ विड्थ एंड थिकनेस ऑफ द स्ट्रिप आर दिस रेस्पेक्टिवली। ओके, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड ऑन द स्ट्रिप along द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, उधर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया। ड्यू टू दिस द चार्ज कैरियर एक्सपीरियंस और नेट डिफ्लेक्शन along जेड डायरेक्शन। ठीक है, दिस रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज कैरियर ऑन द सरफेस पी क्यू आर एस। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि पी क्यू आर एस, इस सरफेस पे चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट होने लगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले डायरेक्शन में जब हम अप्लाई किए तो जो करंट इधर फ्लो कर रहा था, तो करंट फ्लो कर रहा था मतलब बेसिकली क्या, चार्ज फ्लो कर रहा था। तो ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग गया तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो उसकी वजह से हुआ क्या कि वो चार्ज डिफ्लेक्ट होके इस वाले पार्ट पे आके चिपकने लगे, मतलब यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगे पी क्यू आर एस पे। ठीक है, एंड अपीयरेंस ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन द अपोजिट फेस। ऑब्वियस है, अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसके जो पीछू वाला फेस है, उस पीछू वाले फेस पे क्या होगा, उतना निगेटिव चार्ज उस पर एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। अ पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग जेड डायरेक्शन इज दस डेवलप। ठीक है, तो मतलब जेड डायरेक्शन में इसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, होना ही है, क्योंकि इस पर अगर कुछ चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, इस पर चिपक गया और उधर मतलब कुछ निगेटिव चार्ज चिपक गया तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। मतलब लेट्स से अगर यहाँ पे पॉजिटिव चिपक रहा है, इधर निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, तो इसकी वजह से जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है। ठीक है, अपने ठीक है, चार्ज एक्यूमुलेशन कंटिन्यू अंटिल द मैग्नेटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स। ओके, द करंट इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिप एंड कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ओके ओके, ठीक है, तो मतलब कहानी बोल दिया, अब सवाल बोल रहा है। पहले तो कहानी जो बोला है उस कहानी का मतलब क्या है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की बात किया तो ज़रा ये सब कैलकुलेट वगैरह करते हैं, क्योंकि एट द एंड इसमें पोटेंशियल का तो बात आएगा ही आएगा। ठीक, क्योंकि उसी के बारे में चर्चा कर रखे हैं। तो अगर सिचुएशन देखें कि अभी तक इसमें सिचुएशन हो क्या रहा था, तो जैसे कि लेट से इसमें दे रहा है कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जरा हम सिंपल डायग्राम बनाते हैं, और इसमें हम किया क्या जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया गया बी नॉट, और इधर जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई कर रहा है। ठीक, अब ये जो है प्लेन में है, मतलब इस प्लेन ऑन द स्क्रीन, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है, हम ऐसा मान के चलेंगे। ठीक, तो फोर्स किधर लगेगा, वी क्रॉस बी करें अगर, मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। तो अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है तो हम मान के चलेंगे कि लेट से उसको मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर क्यू अमाउंट का फ्लो कर रहा है, यहाँ पे हालांकि दे रखा है कि क्या इलेक्ट्रॉन की बात कहीं तो कहीं किया था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्रॉस सेक्शन बैलेंस विद अज्यूम दैट द चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द क्रॉस सेक्शन स्ट्रिप एंड कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बेसिकली वो जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, कोई ना, अगर इलेक्ट्रॉन को हम उल्टा पॉजिटिव चार्ज की तरह भी ट्रीट कर, मतलब पॉजिटिव चार्ज मान भी सकते हैं, उससे चीज़ें उल्टा होगा। उल्टा होगा इन द सेंस कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अगर उधर लगा तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा। तो हम बेसिकली करंट को क्या मान सकते हैं, करंट को हम मान सकते हैं कि फ्लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर हम वी क्रॉस बी करें, वी क्रॉस बी, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, मतलब पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में आएगा। तो जो फोर्स लगेगा वो मतलब बेसिकली इधर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। तो उसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर एक्यूमुलेट होना चालू चालू होगा, क्योंकि इधर वो डिफ्लेक्ट होंगे। तो इधर वाले सरफेस जो है, ये वाला जो सरफेस है उस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ जो सरफेस है ये कौन सा सरफेस है, PQRS, उसकी यहाँ पे क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इधर उतना ही अमाउंट में कुछ निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। अब बोल रहा है कि ये जो मूवमेंट है कब स्टॉप हो रहा है, जब इधर जो फोर्स लग रहा है, बेसिकली होगा क्या, इधर फोर्स लग रहा है तो इधर पॉजिटिव चार्ज हुआ, उधर निगेटिव चार्ज, इधर निगेटिव चार्ज। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इधर, और मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, इधर। तो अगर हम सिंगल चार्ज का समस्या देखें तो उस पर लग रहा है इधर इलेक्ट्रिकल फोर्स और इधर लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स। अब इनका डिफ्लेक्शन रुकेगा कब, ये जब दोनों फोर्स बैलेंस करेंगे। तो दोनों फोर्स बैलेंस करेंगे उस मोमेंट पे क्या होगा, Q इंटू ई इजकल टू, मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो Q इंटू ई इजकल टू Q V क्रॉस बी। अब V क्रॉस बी में मतलब V भी साइन थीटा होगा। थीटा की वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि दे रखा है कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। थीटा कितना, 90 डिग्री, साइन 91 हो जाएगा। तो सिंपल उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या आया, Q कैंसिल हो गया। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ E, उसका वैल्यू कितना हुआ, VB। और ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ये ध्यान देंगे, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर चार्ज कैरियर। ये स्पीड ऑफ चार्ज कैरियर क्या होता है, ड्रिफ्ट स्पीड बेसिकली होता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक फॉर्मूला होता है, I इजकल टू NEAVD। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, जहाँ पे N क्या होता है, चार्ज कैरियर डेंसिटी, E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस भी एरिया से जा रहा है, और VD क्या होता है, ड्रिफ्ट स्पीड। तो यही वाला VD है यहाँ पे V। तो अगर इस V का हम एक्सप्रेशन वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, I/NEA, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू I/NEA इंटू B। ये एरिया, अब कौन सा एरिया, तो करंट दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो एरिया कौन सा होगा, ये वाला एरिया, ठीक। ये वाला एरिया कितना होगा, तो वो देखें तो W और D, तो ये मतलब W है और ये D है, तो एरिया कितना हो जाएगा, W इंटू डी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हुआ है I/NEA कितना, WD, और ये B की वैल्यू क्या, B0 दे रखा है या B दे रखा है, B ले लेते हैं, सिंपल B ही बोल रखा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा इसके अंदर वो ये होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ सेटअप हुआ है, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे कुछ सेटअप हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E इंटू डी। तो पोटेंशियल डेल्टा भी कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये डिस्टेंस कितना है, बेसिकली ये वाला डिस्टेंस कितना है, W। तो जो डेल्टा V होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो सेटअप हुआ है, वो कितना हो जाएगा, E इंटू डी। तो D करेंगे तो बेसिकली ये D कैंसिल हो जाएगा, तो जो सिंपल मतलब आएगा IB/NEW, जहाँ पे E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, W जो यहाँ पे W है ये वाला, W तो कैंसिल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं, E इंटू डी नहीं, डिस्टेंस नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू W, क्योंकि W जो है विड्थ है यहाँ पे, ये ध्यान देंगे। तो W करेंगे तो W कैंसिल हो जाएगा, D बचेगा सिर्फ ये। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ इन दोनों सरफेस के बीच में, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब आगे सवाल देखते हैं, तो बेसिकली हमें पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन पता चल गया कि वो क्या होगा, ठीक। अब आगे सवाल देखते हैं वो क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग डील करेंगे। तो यही सब एक्सप्रेशन कुछ कैलकुलेट करना था। सवाल क्या दे रखा है, तो सवाल पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रखा है, कंसिडर टू डिफरेंट मेटालिक स्ट्रिप 1 and 2 ऑफ द सेम मटेरियल एंड देयर लेंथ आर सेम, ओके, विड्थ आर W1 and W2 एंड थिकनेस आर D1 and D2 रेस्पेक्टिवली, ओके। 2 point K and M are symmetrically located on the opposite face parallel to XY प्लेन, ठीक है। XY प्लेन के कौन सा, अच्छा पैरेलल टू XY प्लेन, तो XY प्लेन में जो फेस है वो क्या है, यही दो फेस है, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ठीक है। V1 एंड V2 आर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन K एंड M, और मतलब K जो पॉइंट है वो इस पीछे वाले स्टेप दे ही रखा है फोटो में,
कि यहाँ पे पीछे वाले जो फेस है उस पर के पॉइंट है, इस पर एम पॉइंट है, और V1 V2 क्या है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, दो डिफरेंट केसेस में, ये जो डिफरेंट केस दे रखा है, ठीक। देन फॉर अ गिवन करंट I फ्लोइंग थ्रू देम द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ B, द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी, क्या होगा, ठीक है। तो मतलब बोल रहा है कि दो सिचुएशन लीजिए और दोनों सिचुएशन में मतलब दो अलग अलग सिचुएशन में क्या डिफरेंट क्या है, सिर्फ ये W1 W2 तो ये विड्थ बदल रहा है और D1 D2 ये बदल रहा है, बाकी सब सेम ही है, करंट सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सब सेम है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका रिलेशन क्या होगा बेसिकली, ठीक। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन ये होना है, ये हमने इसी के बीच में कैलकुलेट किया था। तो पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन ये है, तो बारी बारी से चेक करते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है कि, और मतलब देखते हैं। तो लेट से क्रॉस चेक करते हैं। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन हमें पता है, ये ऑप्शन चेक करें कि वो सही है या नहीं। तो अब दे रखा है कि इफ़ W1 इज इक्वल टू W2, मतलब बेसिकली V1/V2 का हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। तो V1 क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे करें, इसको ज़रा लिखते हैं कि रेशियो लिखते हैं पहले और आसान बनाते हैं। लेट से हम मान लेते हैं कि इसमें ये डिपेंड किस किस चीज़ पे कर रहा है ये, और इसमें चेंज क्या हो रहा है, अगर देखें अगर इस दोनों में, तो D1 चेंज हो रहा है, W1 चेंज हो रहा है, तो बाकी सब क्वांटिटी तो सेम ही है। तो I देखा जाए सेम ही है, B सेम है, सेम मटेरियल है, तो जो कैरियर डेंसिटी होगा वो भी सेम होगा। ये N क्या है, चार्ज कैरियर डेंसिटी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो भी सेम ही होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम ही होगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ D। तो यानी कि अगर हम V1/V2 करें तो वो क्या होगा, D1 नीचे आएगा और D2 ऊपर आएगा, ठीक। तो ये रिलेशन बनेगा, ठीक। W पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो W में क्या रिश्ता है वो तो हमें देखना ही नहीं है, ठीक, सिर्फ D1 D2 देखना है। तो बोल रहा है कि अगर यहाँ से देखिए, अगर D1/D2 का रेशियो यहाँ से क्या, D2/D1 का रेशियो क्या है, D2/D1 क्या है, हाफ। तो अब चेक करते हैं ये वाला केस, D2/D1 कितना है, हाफ, ठीक। और यहाँ से V1/V2 क्या है, V1/V2 वो भी हाफ है, तो यानी कि सही है, ये मैच कर रहा है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसमें देखें तो ये तो हमें देखना ही नहीं है, यहाँ से देखें अगर, तो ये सेम है ये डिफरेंट है, तो ऑब्वियस है गलत होगा अगर पहला सही है तो। इसमें देखें तो D1 इक्वल टू D2 है, तो D1 D2 अगर बराबर है तो V1 V2 के बराबर होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, तो फिर D ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो बस ये सिंपल है, चेक करने में कुछ परेशानी है नहीं, वंस यू गेट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक। तो इसमें A और D जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। दूसरा वह क्या बोल रहा है, कंसिडर टू डिफरेंट मेटालिक स्ट्रिप। अब फिर बोल रहा है कि फिर दो मेटालिक स्ट्रिप कंसिडर करिए, अब सेम डायमेंशन, मतलब अब LW और D सेम है, ठीक है, ठीक है, विथ कैरियर डेंसिटी N1 and N2। अब कैरियर डेंसिटी चेंज कर रहा है, ठीक है। प्लेस्ड इन द स्ट्रिप प्लेस्ड V1 V2 द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन K and M1 and 2 रेस्पेक्टिवली, देन सेम मैनर जो पहला वाला बात था। तो अब बोल रहा है कि अब हम दो मेटालिक स्ट्रिप लेते हैं और उसमें हम ये सेम रखते हैं, ये सेम, ये नहीं, नंबर कैरियर डेंसिटी चेंज हो रहा है, ई सेम और डी भी सेम है, तो डायमेंशन सेम है, तो मतलब डी सेम है, तो ये सब सेम है, अब सिर्फ एन चेंज हो रहा है। तो अब अगर V1/V2 लिखें दूसरे वाले केस के लिए तो क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं V1/V2 लिखे तो वो क्या होगा, V1/V2 ये सब सेम है तो कांस्टेंट चेंज मतलब कट जाएगा, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो नीचे N1 आएगा और ऊपर N2 आएगा, तो ऐसे कुछ डिपेंड करेगा। अब जरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड पे तो अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, ओके ओके, B1 मतलब 1 पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है, तो ओके ओके, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है, सॉरी। तो ये क्या होगा, B1 मतलब V1 क्या होगा, B1/N1, तो इसमें और क्या आ जाएगा, B1 और नीचे आएगा B2, मतलब V1 जो होगा B1/N1 और जो V2 होगा B2/N2। रेशियो लेंगे तो बाकी सब कांस्टेंट टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब बेसिकली ये बचेगा। तो अब चेक करते हैं। तो अब अगर चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, B1 इज इक्वल टू B2, मतलब ये रेशियो 1 हो गया, ठीक। N2/N1, N2/N1 कितना है, 1/2, तो ये हो गया N2 1/2 इज इक्वल टू V1/V2, V1/V2 का रेशियो कितना, 1/2। तो यस LHS इज इक्वल टू RHS है, तो
सही आए, तो मतलब ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऐसे बी ऑप्शन चेक करें, तो लेट से यहाँ पे चेक करते हैं बी ऑप्शन के लिए क्या, अगेन b1/b2 1 है, तो लिख ही देते हैं b1/b2 कितना 1, n2/n1 कितना हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू b1/b2 1 है, तो ये गलत हो रहा है, मतलब इधर 1/2 इधर 1, तो बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन चेक करें अगर, तो b1/b2 कितना है वहाँ से यहाँ से सी ऑप्शन में b1/b2 2, n1/n2 1 और v1/v2 सॉरी n2/n1 1 होगा एनीवे, और v2/v1 कितना होगा 1/2, सॉरी v1/v2, तो v1/v2 कितना होगा, ये 0.5 नीचे आएगा, तो 0.5 नीचे आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2, तो ये भी सही है सी वाला ऑप्शन भी, तो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी ऑप्शन चेक करें तो क्या, डी ऑप्शन में b1/b2 कितना है b1/b2 2 इंटू n1/n2 1 इज इक्वल टू v1/v2 1, तो 1 इज इक्वल टू 2, ये गलत है, तो ये नहीं होगा। तो जो रेशियो बचा हुआ क्या बना, क्या है ए और सी, और इसमें ए और डी, ठीक, तो सवाल ये मतलब कंप्लीट हुआ। लेंदी प्रॉब्लम था, कंप्रीहेंशन में कुछ कुछ आते ही है, मतलब लेंदी नहीं थे, मैं समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम शायद ले लिया, मतलब एक बार आपको ये वाला एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिए फिर तो धड़ाधड़ कर सकते थे, ठीक, ऐसे रेशियो बना बना के। तो बेसिकली ठीक है, जो भी था सवाल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फील्ड पैटर्न गिवन बिलो इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फील्ड पैटर्न कौन सा इसमें दे रखा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए वैलिड हो। तो क्या अगर आप चेक करें तो ये जो है ऐसा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हमेशा क्लोज लूप बनाता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। अगेन सेम रीजन से ये भी गलत, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो क्लोज लूप बनाता है, ये इन्फिनिटी से आके मतलब यहाँ पे ऐसे कर रहा है। अच्छा ये देखें तो ये क्लोज लूप बन रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो सकता है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये हो सकता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सर्कुलर लूप बनाता है, तो यस ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इसको देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो हो सकता है, बार मैग्नेट की वजह से होता है, पर इलेक्ट्रिक ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई सा भी नहीं है, क्लोज लूप भी नहीं बना रहा है, मतलब ऐसा हाफ हाफ ऐसा बन रहा है, मतलब ऐसा क्लोज लूप तो नहीं बनता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ऐसा बनता है, या फिर जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो लूप ही नहीं बनाता है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ऐसे जाता है, ठीक। तो ये मतलब ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा इसमें, ठीक। ये सस्ता सवाल था जो कि आया हुआ है जे एडवांस में। अच्छा अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है टू पैरेलल वायर इन द प्लेन ऑफ पेपर आर डिस्टेंस x0 अपार्ट, ठीक है, अ पॉइंट चार्ज इज मूविंग विथ ए स्पीड u बिटवीन द वायर्स इन द सेम प्लेन एट अ डिस्टेंस x1 फ्रॉम द वायर, ठीक है, व्हेन द वायर कैरी अ करंट I इन द सेम डायरेक्शन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ द पॉइंट charge is R1. In contrast, if the current I in the two wire has opposite direction to each other, the radius of curvature of the path at R2 is R2. If x0 by x1 is this, then the value of R1 by R2 will be क्या होगा, ठीक है। तो मतलब दे रहा है क्या, दो पैरेलल वायर है इन द प्लेन ऑफ पेपर एट अ डिस्टेंस x0 अपार्ट, तो मान लेते हैं कि दो वायर इन द प्लेन ऑफ पेपर और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो x0 ले लेते हैं, ठीक। अब बोल रहा है ए पॉइंट चार्जिकल नहीं, ए पॉइंट चार्ज मूविंग विथ स्पीड u बिटवीन द वायर इन द सेम प्लेन एट डिस्टेंस x1 फ्रॉम द वन ऑफ द वायर, तो ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक वायर से x1 डिस्टेंस पे
एक पॉइंट पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहा है कितना के स्पीड से, यू के स्पीड से, ठीक। अब बोल रहा है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जब वो x1 डिस्टेंस पे था, x1 डिस्टेंस पे ही मूव कर रहा है, कब, जब दोनों के जो डायरेक्शन ऑफ करंट था वो सेम था। तो जब दोनों का डायरेक्शन ऑफ करंट, दोनों ही वायर में जो डायरेक्शन ऑफ करंट वो जब सेम था, तब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो r1 था, ठीक। तो पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं कि जब दोनों में डायरेक्शन सेम होगा तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, डायरेक्शन क्या होगा पहले उसका, डॉट या क्रॉस। तो राइट हैंड थंब रूल यूज करें तो ऐसे मतलब कर्ल करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस आ रहा है इसकी वजह से, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस डायरेक्शन में है। अगर इसकी वजह से देखा जाए तो वो डॉट डायरेक्शन में आएगा, ठीक। मतलब आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन होगा इस वायर की वजह से, और इस वायर की वजह से इन द प्लेन, तो दोनों क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो कर लेते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी नेट, लेट से इसको केस 1 बोल देते हैं, म्यू नॉट आई बाई, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2πr, ठीक। तो म्यू नॉट आई बाई 2πx, म्यू नॉट आई बाई 2πx1 प्लस इसकी द्वारा म्यू नॉट आई बाई 2πx0 माइनस x1, और ये माइनस होगा साइन में, ठीक, प्लस नहीं होगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2π कॉमन ले लें अगर, तो 1/x1 माइनस 1/x0 माइनस x1, ठीक। जो भी हो इसका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2π x1 इंटू x0 माइनस x1, ऊपर क्या हो जाएगा दिस माइनस, तो x0 माइनस 2x1 हो जाएगा बेसिकली ये, यस, ठीक। तो ये बनेगा, तो ठीक है। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया 1 के केस में, और इस केस में जो दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो r1 दे रखा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, r इजकल टू क्या, mv बाई क्यू बी, ठीक। तो मास उसका m है, स्पीड u है, चार्ज q है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या b1, ये वाला हो जाएगा। तो बेसिकली मतलब ये, लेट्स से इसको मैं ऐसे ही लिख दें या छोड़ दें, ऐसे ही लिख देते हैं, बी नेट 1, इसके वैल्यू, इसका वैल्यू जो है वो ये है, मान के चलेंगे, ठीक। दूसरे वाले केस में क्या दे रखा है कि जब दोनों में जो करंट का डायरेक्शन है वो अगर अपोजिट हो गया तब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r2 हो गया। अच्छा, x0 यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और दे रखा है, ये अच्छी बात है, x0 इजकल टू क्या दे रखा है, 3x1, x0 इजकल टू 3x1। तो x0 की वैल्यू डाल देते हैं फिर, तो ये इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा। x0 की वैल्यू अगर डाल दे 3x1, तो यहाँ पे 3x1 डाले तो 3x1 माइनस 2x1, x1 बन जाएगा। तो ये सिंपल हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई सिर्फ x1 डिवाइडेड बाई 2πx1, और x0 को यहाँ 3x1 लिखें तो 3x1 माइनस x1 2x1, x1 से ये कैंसिल, तो बस सिंपल सा ये बचेगा। तो यहाँ पे वैल्यू ही डाल देते हैं फिर, तो म्यू नॉट आई बाई 2π 4πx1, ये u है, ध्यान में देंगे ये u है, ठीक, मतलब u भी बोल देते हैं इसको, 4 और जिसमें डिफरेंस होगा, सिंपल इसको ऐसे बनाएं कि u, ठीक है। ये r1 का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक। r2 क्या होगा, r2 के लिए फिर दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना होगा, कब, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो लेट्स से अगर करंट इसमें इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रॉस डायरेक्शन में दिख रहा है, और इसकी वजह से भी क्या होगा, अब इसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे वो भी क्रॉस डायरेक्शन में ही होगा, ठीक। तो दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब तो ऐड हो जाएगा तो क्या, म्यू नॉट आई बाई 2πx1 और प्लस ये दोनों ऐड हो जाएगा, बेसिकली ऐड होगा तो चेंज क्या आएगा, ये यहाँ पे एडिशन होगा, तो एडिशन होगा तो ये क्या आएगा, दिस x1, और यहाँ पे प्लस x1 होगा तो ये x1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। मतलब यहाँ पे x0 माइनस x1 और प्लस x1, तो x1 कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ x0 बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ x0 बचेगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले केस में होगा वो क्या होगा, बी नेट इन सेकंड केस म्यू नॉट आई बाई 2π, नीचे तो सेम ही होगा, x1 इंटू x0 माइनस x1, ऊपर क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ x0 बचेगा, ठीक।
और एक्स नॉट की वैल्यू क्या दे रखा है 3x1, तो डाल देंगे। तो अगर वो डाल दे तो क्या बन जाएगा ये म्यू नॉट आई 3x1 बाई 2 पाई x1 और 3x1 माइनस, तो ये 2x1 हो जाएगा, x1 से x1 कैंसिल, तो ये बनेगा क्या 3 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई x1। ठीक, तो यहाँ से R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी m, अगेन एम भी बाई क्यू भी होगा ये, तो वैल्यू डालते हैं एम, वी की वैल्यू वही यू बाई क्यू, चार्ज वही रहेगा कि बी कितना हो जाएगा अब 3 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई x1। ठीक, अब यहाँ पे क्या दे रखा है R1 बाई R2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा, तो ठीक है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो R1 बाई R2 क्या हो जाएगा, दोनों को अगर रेशियो ले तो क्या हो जाएगा, R1 का एक्सप्रेशन ये रहा, R2 ये रहा, तो डायरेक्ट पहले तो काट कुट दें जो भी कटेगा, एम यू क्यू दोनों में देख रहा है तो वो कट जाएगा, 4 पाई है वो भी कटेगा, म्यू नॉट है वो भी कटेगा, आई भी कटेगा, x1 भी कटेगा, बचेगा क्या, इसमें तो कुछ नहीं बचा है, सब कुछ ही कैंसिल हो गया, इधर सिर्फ ये 3 बचा है, तो ये R1 में कुछ नहीं बचा, R2 में 3 बचा है, वो भी नीचे डिनोमिनेटर में, तो वो 1/3 मतलब बेसिकली बचा हुआ है, तो इसको 1/3 ऊपर चला जाएगा, तो R1 बाई R2 की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये मतलब अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा वो क्या 3 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है A cylindrical cavity of diameter A exists inside a cylinder with diameter 2a as shown in the photo. Both cylinder and the cavity are infinitely long. A uniform current density J flow along the length. If the magnitude of the magnetic field at the point is given by this, then the value of n will be क्या होगा। ठीक है, मतलब क्या दे रखा है कि एक लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक, और उस सिलेंडर के अंदर यहाँ पे एक कैविटी है, तो सिर्फ ये जो बचा हुआ पार्ट है उसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है और उसका करंट डेंसिटी दे रखा है, मतलब करंट पर यूनिट एरिया जे। ठीक, और हमसे क्या पूछ रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसकी वजह से। तो क्या करेंगे, तो हम इसको करेंगे ऐसा कि हम मान लेंगे कि जे जो करंट डेंसिटी है वो इस पूरे सिलेंडर के थ्रू फ्लो कर रहा है। ठीक, और इसके थ्रू एक माइनस जे मतलब उल्टा डायरेक्शन में एक करंट फ्लो कर रहा है निगेटिव वाले डायरेक्शन में। ठीक, तो बेसिकली पॉजिटिव और निगेटिव मिलके ये 0 बन जाएगा, तो एट द एंड वही सिचुएशन बनेगा। ठीक, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, एक बड़ा वाला सिलेंडर जिसमें प्लस जे करंट जा रहा है, प्लस जे मतलब मान लेते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आउट ऑफ द प्लेन, तो माइनस जे क्या होगा इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर के तरफ। ठीक, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस बड़े वाले की वजह से क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें तो ये मतलब बेसिकली आउटसाइड भी ले सकते हैं, मतलब इस पूरे को हम सेंटर पे मान सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंदर अगर देखें कोई भी मतलब कोई करंट डेंसिटी हो, तो इसके अगर यहाँ से r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इनसाइड या फिर सरफेस, दोनों पे सेम ही लगेगा, तो मतलब इनसाइड वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है BR इजकल टू म्यू नॉट जे बाई 2r, ये r यहाँ पे होता है। ठीक, तो बेसिकली मतलब ये अंदर वाला होता है, तो अंदर या फिर जो यहाँ पे हमें जस्ट सरफेस पे कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जस्ट इसके सरफेस पे, तो r जो होगा ये पूरा रेडियस हो जाएगा। ठीक, तो जो बड़े वाला की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेट से उसको B1 बोल देते हैं, तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट जे बाई 2, r की वैल्यू क्या हो जाएगी कैपिटल R नहीं, ये रेडियस कितना है पूरा, ये डायमीटर 2a है, तो ये रेडियस ए होगा बड़े वाले का, तो बड़े वाले का रेडियस ए, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। डायरेक्शन क्या होगा अगर देखें तो लेट से उसको प्लस जे हमने मान रखा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये होगा, तो जो B1 होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, B2 अगर देखें इसकी वजह से, अब ये हमने उल्टा डायरेक्शन में करंट डेंसिटी मान रखा है, तो पहले तो अगर इसकी वजह से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें यहाँ पे, तो अगर वो नीचे जा रहा है तो ऐसे कर्ल करेंगे तो जो डायरेक्शन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का वो इधर इस डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पे जो B2 होगा मतलब इस वाले वायर की वजह से जो कि करंट डेंसिटी नीचे जा रहा है, तो उसकी वजह से जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा B2।
अब B2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसके लिए मतलब इस B2 फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें, ये आउटसाइड द वायर मतलब वायर के आउटसाइड लाई कर रहा है, तो इसको अपना सिंपल फार्मूला अगर अप्लाई करें, वो जो कोई करंट कैरिंग वायर के लिए होता है, करंट कैरिंग वायर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/2πr। ठीक, लेकिन आई क्या होगा यहाँ पे, आई करंट डेंसिटी इनटू एरिया कर सकते हैं, तो वो आई हो जाएगा। ठीक, तो μ0 आई क्या हो जाएगा, J इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना A/2, ये पूरा का पूरा डायमीटर ए है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा A/2, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2πr। अब ये कौन सा आर है, ये वाला मतलब सेंटर से लेकर के ये वाला डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, तो वो कितना होगा A प्लस A/2, 3A/2, 3A/2। इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना होगा, पाई से पाई कैंसिल, तो कुछ काट कुट करें इसमें तो क्या, पाई से पाई कैंसिल, ये बनेगा A स्क्वायर, नीचे A है तो ऊपर एक A कैंसिल हो जाएगा, तो μ0JA/, ये क्या बनेगा, 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक, नीचे 3 और ये 1/2 का स्क्वायर 4, 3 4 12, 3 4 जा मतलब 12, तो ये बन जाएगा इसमें। तो जो B2 की वैल्यू आई वो ये आ गया, B1 की वैल्यू ये, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या, B1 माइनस B2, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेसिकली, जो भी पॉजिटिव है तो ये बड़ा है, तो B1 माइनस B2 कर देते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, क्योंकि दोनों उल्टा डायरेक्शन में है, हमें पता है। तो μ0JA/, मतलब सब्ट्रैक्ट करें तो क्या, बेसिकली μ0J दोनों में ही है, कोपचे में ले लेंगे इनको, बचेगा क्या 1/2 और इधर 1/12, तो बेसिकली मतलब 1/2 माइनस 1/12 दिस बाई 1, तो ये कितना हो जाएगा μ0JA, और ये कितना होगा 12, और 6 माइनस 1 कितना 5, तो बस बी नेट की वैल्यू जो होगी वो ये हो जाएगी 5 μ0JA/12 बी नेट, नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब यही यहाँ पे दे रखा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके बराबर है, कैपिटल N/12 μ0JA, तो समझ रहे हो बात, कैपिटल N/12 μ0JA, तो कैपिटल N की वैल्यू क्या होगी 5 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे जो N की वैल्यू होगी वो क्या 5 हो जाएगा, तो मतलब ये सवाल जो है वो कंप्लीट हुआ। ठीक, यही पूछ रहा था इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है A steady current I goes through a wire loop PQR having shape of a right angle triangle with PQ this, PR this and QR this। ठीक है, तो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसे है। अब इसमें क्या दे रखा है, PQ और PR 4x, तो P कहाँ पे होगा, यहाँ पे PQR, तो अभी जाकर के PQ कितना 3x, PR 4x, तो QR ऑब्वियस है 5x होगा। ठीक, ठीक है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द लूप इज दिस देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अब इस लूप की वजह से इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड मतलब बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है, और उसको इससे इक्वेट करके K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस लूप की वजह से अगर हमें इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे, इस वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये पार्ट इसी मतलब इसको क्रॉस कर रहा है पॉइंट को। इस वाले सेगमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0, क्योंकि ये भी पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले सेगमेंट की वजह से आएगा। ठीक, और वो कितना होगा, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करें तो ये 3 दे रखा है, तो ये कितना होगा एंगल, और ये 4 देगा। काफ़ी स्टैंडर्ड सा ट्रायंगल है ये, हमें पता होता है कि अगर 3 है तो ये कितना होगा 37 डिग्री होगा, और ये 53 डिग्री होगा। ठीक, बड़ा वाला है तो अब ये 37 है, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, तो 37 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 53, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 37, सिंपल। ठीक, अब ये देखा जाए तो ये वाला वायर हो गया, इस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है μ0I/2πr, आर क्या ये वाला लेंथ इंटू sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक, तो पहले तो r फाइंड आउट करते हैं, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो उसके लिए अगर देखें तो ये 3x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3x cos 37। ठीक, या फिर यहाँ से भी जा सकते हैं कि 4x
cos 53, दोनों वैल्यू सेम ही आएगा, जिससे भी दिल को सुकून मिले वो हम यूज कर सकते हैं। तो r इजकल टू लेट से ऊपर वाले से कैलकुलेट करते हैं, तो 3x cos 37, 3x cos 37 कितना हो जाएगा 4/5, तो ये बन जाएगा 12x/5, ये r बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर की वजह से क्या म्यू नॉट आई बाई 2πr, फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट आई बाई 2πr, r की वैल्यू कितना हमने कैलकुलेट किया 12x/5, तो 5 ऊपर चल जाएगा बेसिकली, इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन थीटा 1 कितना है 37 और थीटा 2 53, तो साइन 37 कितना 3/5 और साइन 53 कितना 4/5, सिंपल डाल देंगे सब कुछ आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा यहाँ से, अगर ये देखें तो ये कितना हो जाएगा 7/5, 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35, 7/5 और 5 और 5 कैंसिल होगा बेसिकली। ठीक, तो 7 ऊपर बचेगा, तो ये क्या बन जाएगा 7 और नीचे क्या बचेगा 12 2 जा 24, यही बनेगा सिर्फ, नहीं म्यू नॉट आई बाई 4πr होता है, सॉरी 2πr नहीं, क्योंकि तभी जा करके यहाँ 1 कट के आता है, म्यू नॉट आई बाई 4πr यहाँ फॉर्मूला में होता है, सॉरी। ठीक, इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये कैसे मेरे को याद आया, साइन थीटा 1 और थीटा 1 थीटा 2 जब 90 डिग्री होता है तो मतलब ये 2 बन जाता है, तो यहाँ कट के 2 आता है, म्यू नॉट आई बाई 2πr बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट वायर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक, इनफाइनाइट वायर में थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री होता है, तो 1 + 1 2 बन जाता है, तो वो 2 से 2 कट के म्यू नॉट आई बाई 2πr फाइनल फॉर्मूला आता है। तो ये ठीक है, जैसे भी रट के रखो, रट के रखना है, तो म्यू नॉट आई बाई 4πr इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा 4 + 3 7 और 5 से 5 कैंसिल और 12 4 जा 48, तो ये 48 इंटू म्यू नॉट आई बाई पाई एक्स, ये फॉर्मूला बना, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब यहाँ पे ये क्या दे रखा है k इंटू म्यू नॉट आई बाई 48πx, इसकी वैल्यू दे क्या रखी है k इंटू म्यू नॉट आई बाई 48πx, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, काट कूट करे तो क्या ये खत्म, πx खत्म, 48 खत्म, तो k की वैल्यू 7 डायरेक्ट। ठीक, तो मतलब ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 मार्क कर देंगे। ठीक, तो सवाल ये मतलब कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल दे रखा है अ थिन फ्लेक्सिबल वायर ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू 2 एडजेसेंट फिक्स पॉइंट। ठीक है, मतलब एक थिन फ्लेक्सिबल वायर है, 2 पॉइंट के मतलब 2 फिक्स पॉइंट पे कनेक्टेड है, कैरी अ करंट I इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एज शोन इन द फोटो, व्हेन द सिस्टम इज पुट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। ठीक है, द वायर टेक द शेप ऑफ द सर्कल, द टेंशन इन द सर्कल, टेंशन इन द वायर विल बी क्या होगा। ठीक है, तो मतलब इसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो मतलब सर्कल का शेप ले लिया, तो उसमें जो टेंशन डेवलप हुआ है उस टेंशन की वैल्यू क्या होगी। तो इसका टेंशन फाइंड आउट करते हैं। टेंशन फाइंड आउट करने के लिए लेट से फोटो बनाते हैं, फोटो बनाने के लिए पहले सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाने के लिए पहले सर्कल सही करते हैं, ये रहा सर्कल। अब लेट से अब इसमें करते क्या है कि टेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम जुगाड़ लगाएंगे, जुगाड़ कुछ ऐसा लगाएंगे कि लेट से एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं इसका ऐसे। ठीक, ये छोटा सा एलिमेंट मतलब ये वाला एलिमेंट हमने लिया। ठीक, लेट से ये एलिमेंट जो है यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा होगा, लेट से इसको थीटा और इसको भी थीटा बोल देते हैं, तो टोटल एंगल 2 थीटा है, तो ये थीटा थीटा होगा, थोड़ा जूम करके दिखते हैं, थीटा और ये भी थीटा। अच्छा, यहाँ पे जो टेंशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे टेंशन टी ऐसे होगा, इस पॉइंट पे टेंशन देखा जाए तो ये टी ऐसे होगा। अगर इसका देखें कि हॉरिजेंटल से ये कितना एंगल बना रहा होगा, तो ये एंगल अगर ऐसा कुछ ड्रॉ करें तो ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना है 90। ठीक, तो ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा है, तो कुछ चमक रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा थीटा होगा। ठीक, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा। सेम लॉजिक से ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा। ठीक, अच्छा, अब अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस वाले पार्ट पे जो लाई करे मतलब काम लगेगा वो कितना लगेगा। लेट से करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है
तो ये जो छोटा सा सेगमेंट है इसको हम पर्टिकुलरली स्ट्रेट वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, वही हमारा टारगेट था, मतलब इसको छोटा लेने का। इसको थीटा मान के चलते हैं कि बहुत छोटा है, ठीक, मतलब डी थीटा एंगल है ऐसा मान लें। तो ये जो होगा बहुत ही छोटा लेंथ होगा, छोटा लेंथ होगा तो मतलब इसको हम स्ट्रेट वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में है, क्रॉस डायरेक्शन में है, ठीक। तो एल क्रॉस बी, एल जो होगा वो इस डायरेक्शन में और क्रॉस बी, बी नीचे है तो जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में। ये दिख रहा है एल क्रॉस बी, आप अपने अनुसार जरा कर लें। तो ये जो आपका थंब आएगा वो इधर आएगा, राइट हैंड ही यूज करेंगे। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। और टेंशन का अगर कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर लिया जाए तो वो कितना है, टी साइन थीटा, और यहाँ से भी टी साइन थीटा, 2t साइन थीटा। तो नीचे जो टेंशन लग रहा है वो क्या, 2t साइन थीटा। अब ये दोनों बैलेंस होना चाहिए, ठीक। तो यही हमारा काम है, यही कर देंगे। तो बेसिकली एट द एंड जो इक्वेशन आएगा वो क्या, 2t साइन थीटा इज इक्वल टू जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस वाले सेगमेंट पे। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। तो यहाँ पे मतलब आई एल कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ये सेगमेंट कितना हो जाएगा। अगर ये रेडियस कैपिटल आर है और ये टोटल एंगल कितना है 2 थीटा और ये स्मॉल एंगल है, तो यहाँ पे मतलब ये कितना हो जाएगा R2 थीटा। स्मॉल हो चाहे नहीं हो, ये लेंथ तो R2 थीटा ही होता है, स्टैंडर्ड अपना फॉर्मूला। तो आई एल और बी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या दे रखा है, बी, और क्रॉस में मतलब थीटा की वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। आई एल क्रॉस बी करते समय आई एल बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू मतलब वो थीटा कौन सा, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तो वो 90 डिग्री एनी वे नीचे परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। तो साइन 91 हो जाएगा, तो सिंपल यही बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा 2t, और ये साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं क्योंकि स्मॉल एंगल हमने कंसीडर कर रखा है, ठीक। हम यहाँ मान के चलेंगे कि थीटा क्या है, स्मॉल। तभी जा करके हमने इसको स्ट्रेट लाइन मान के रखे थे, मान मतलब अप्रॉक्सीमेटली अज्यूम किया था। तो ये बन जाएगा 2t थीटा। तो यहाँ से थीटा थीटा कैंसल, 2 कैंसल, तो t होगा वो क्या आ जाएगा, आई बी कैपिटल आर, ठीक। तो ये मतलब टेंशन हो गया। अब यहाँ पे जो टेंशन दे रखा है वो लेंथ और पाई के टर्म में दे रखा है। तो ऐसे देखा जाए तो एल इजिकल टू क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर, मतलब यही होता है। तो आर क्या हो जाएगा, L/2 पाई। तो यहाँ पे आई बी, आर की वैल्यू क्या, L/2 पाई। तो टेंशन जो होगा वो एल बी, मतलब एल के टर्म में ये हो जाएगा ILB/2 पाई। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो सवाल ये मतलब कंप्लीट हुआ, यही पूछा जा रहा था हमसे, ठीक। ठीक है, अगला फिर एक कंप्रीहेंशन है। तो फिर ये लंबा चौड़ा कुछ तो दे रखा है पर न्यूमेरिकल नहीं है, शायद थियरिकल है, थियोरेटिकल है, सिर्फ नंबर कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो सवाल देखते हैं क्या दे रखा है। एडवांस कंट्रीज आर मेकिंग यूज ऑफ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट टू मूव ट्रेन एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। मतलब एडवांस कंट्री यानी कि जापान की बात कर रहे हैं, मतलब मैं वो है वहीं पे मैग्नेटिक ट्रेन चलता है, ठीक, बुलेट ट्रेन जिसको बोलते हैं। दिस ट्रेन आर कॉल्ड maglev ट्रेन, ओके, एब्रिविएटेड फ्रॉम मैग्नेटिक लेविटेशन। दिस ट्रेन फ्लोट ऑन ए गाइड वे एंड डू नॉट रन ऑन स्टील टेल ट्रैक, ठीक है। मतलब ये जो ट्रेन होते हैं वो मतलब ट्रैक पे नहीं चलते हैं, वो एक्चुअल में ट्रैक से थोड़ा उठ के मतलब ऐसे चलते हैं, इसी को मैग्नेटिक लेविटेशन बोलते हैं, ठीक। तो ये कुछ ट्रेन है, ठीक, ये ट्रैक है। तो ये कुछ ऊपर उठ के मतलब इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, गैप, डायरेक्ट मतलब ट्रैक से कनेक्ट होकर नहीं चलते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन इंजन बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स दे मेक यूज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, ओके। द मैग्नेटाइज्ड कॉइल आर अरेंज्ड इन द गाइडवे विच रिपेल द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स प्लेस्ड इन द ट्रेन्स अंडर कैरेज, ओके। ट्रेन के नीचे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाया गया होता है और इसमें क्या मतलब बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक कॉइल जो ये गाइड वे होता है उसमें मैग्नेटिक कॉइल लगा हुआ होता है और यहाँ पे अंदर इसके मैग्नेट्स लगा होता है नीचे। तो मैग्नेटिक फोर्स मतलब बेसिकली सेटअप होता है और मैग्नेटिक फोर्स इसको पुश करता है, तो उसकी वजह से ट्रेन जो है वो रन करता है। दिस हेल्प ट्रेन मूव ओवर द गाइडवे, ए टेक्निक कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन, ओके। व्हेन द करंट पासेस थ्रू द कॉइल ऑफ द गाइडवे okay, a typical magnetic field is set up undercarriage between the undercarriage of a train and guideway which push and pull the train along the guideway depending on the requirement, ठीक है। The lack of friction and the aerodynamic style allow the train to move at a very high speed,
ठीक, मतलब बोल रहा है कि इसमें मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट सेटअप किया जाता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है इसमें मैग्नेट लगा हुआ होता है और यहाँ पे करंट जब पास करते हैं तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो इसको या तो पुश करेगा नहीं तो पुल करेगा, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट कि ट्रेन को आगे ले जाना है या फिर पीछे ले जाना है। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ही नहीं, मतलब कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट है नहीं, तो फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को अपोज करता है और अपोज करने वाला यहाँ पे है नहीं। और ये जो ट्रेन होता है इसका एरोडायनेमिक होता है, मतलब आगे कुछ ऐसा इस तरह का इस शेप का बना होता है ताकि मतलब एयर का जो फ्रिक्शन है उसको भी कम किया जा सके, तो फ्रिक्शन काफ़ी कम हो जाता है जिसकी वजह से ये ट्रेन जो होता है काफ़ी हाई स्पीड एक्वायर कर पाता है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है द लेविटेशन ऑफ द ट्रेन इज ड्यू टू, मतलब ये लेविटेशन मतलब क्या, ये जो ऐसे ट्रेन ऊपर हवा में चलता है ये किसकी वजह से, ऑब्वियस है मैग्नेटिक रिपल्सन मतलब होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैकेनिकल ये सब तो कुछ होगा नहीं, कुछ तो मैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक रिपल्सन या फिर मैग्नेटिक अट्रैक्शन, कुछ तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वहाँ पे, तो मैग्नेटिक सिर्फ रिपल्सन ही है, तो डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है द डिसएडवांटेज ऑफ मालविक ट्रेन इज, इसका डिसएडवांटेज क्या है, अच्छा मोर फ्रिक्शन, नहीं ये तो डिसएडवांटेज नहीं है, ये तो एडवांटेज है, तो ये एडवांटेज भी नहीं है। मोर फ्रिक्शन मतलब मोर फ्रिक्शन यहाँ पे तो लेस फ्रिक्शन होता है, तो कुछ ये नॉनसेंस। लेस वियर एंड टीयर ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है, मतलब लेस वियर एंड टीयर का मतलब खराब कल पुर्जा खराब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो कुछ भी घर्षण नहीं होगा, तो मतलब वियर एंड टीयर ज़्यादा होता नहीं है, तो ये तो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है, तो ये भी गलत। लेस पॉल्यूशन तो होता ही नहीं है क्योंकि ये करंट से चल रहा है तो पॉल्यूशन की यहाँ बात ही नहीं है। हाई इनिशियल कॉस्ट, यस ये हो सकता है कि ये काफ़ी एडवांस ट्रेन है तो इसको बनाने में बहुत खर्चा आएगा, यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट सेटअप करना पड़ेगा तो खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो मतलब स्टार्टिंग के केस में बहुत पैसा फूंकना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, इसीलिए इंडिया में ऐसा बन नहीं पाता है, हम लोग गरीब हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ही है, आ जाएंगे धीरे धीरे, अब बनना शुरू हुआ है, हाइपर लूप बन रहा है। ठीक है, वो डिबेट का टॉपिक है, यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे उसको। द फोर्स विच मेक मगलेब द फोर्स विच मेक मगलेब मूव इज ग्रेविटेशन, न्यूक्लियर, मैग्नेटिक, एयर ड्रैग, तो मतलब ठीक है ये सब तो फालतू है, मैग्नेटिक ही कुछ तो होगा। अब मैगलेब मतलब वो ट्रेन की बात किया जा रहा है शायद, तो ऑब्वियस है मतलब आंसर जो होगा वो डी होना है क्योंकि मैग्नेटिक की बात किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ होगा नहीं यहाँ पे, तो डी ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा मैग्नेटिक, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ मतलब जे एडवांस के नाम पे मतलब पता नहीं, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था, फालतू क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन ही ये फोकट का क्वेश्चन है, मतलब फोकट के मार्क्स है इसमें, क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो, कुछ भी था नहीं, कोई भी बच्चा सॉल्व कर देगा, इसको 9th-10th के बच्चों को भी ले जाया जाए वो भी शायद सॉल्व कर दे। यहाँ पे क्या है, ये तो डिबेट का है, ये मैग्नेटिक ही होगा क्योंकि ऊपर मैग्नेटिक की ही चर्चा की जा रही है, कुछ न्यूक्लियर फालतू का तो है नहीं। ठीक, तो ठीक है मतलब फोकट का क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ लूप कैरिंग करेंट आई लाई इन द एक्स वाई प्लेन एज शोन इन द फोटो। ठीक है, द यूनिट वेक्टर के कैप इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट लूप इज क्या होगा, तो मतलब एक लूप दे रखा है इसका, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे दे रखा है, हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आई इंटू ए, सिंपल, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका देखा जाए तो ये वाला जो एरिया है वो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और जो बचा एरिया वो क्या हो जाएगा ये हाफ इधर और इधर, तो देखा जाए तो दो कंप्लीट सर्कल बन रहा है, ये दोनों मिला के एक और ये दोनों मिला के एक, तो एरिया क्या हो जाएगा आई और एरिया क्या ए स्क्वायर प्लस 2 पाई ए, अच्छा रेडियस क्या होगा a/2, ठीक, तो पाई a/2 स्क्वायर इंटू ट्वाइस, क्योंकि दो सर्कल बन रहा है तो ये टोटल एरिया बन जाएगा, तो यही हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर ऐसे मतलब करंट देखा जाए तो बेसिकली इस तरीके से है, तो कर्ल फिंगर को ऐसे कर्ल करें तो थंब कैसा ऊपर रिप्रेजेंट करेगा, तो जो डायरेक्शन होगा वो क्या के कैप में होगा, प्लस के कैप में, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में हम क्या करते हैं अपना राइट हैंड के फिंगर कर्ल करते हैं, तो थंब क्या देता है इसका डायरेक्शन देता है, तो के कैप प्लस के कैप हो जाएगा, तो ये क्या आई ए स्क्वायर
खोपचे में ले तो 1 प्लस पाई और नीचे 4 ऊपर 2 है तो 2 2 कैंसिल के कैप। तो ये कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन दे रखा है, ये नहीं होगा, तो जो ये वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये बी अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक, ये भी इजी पीजी क्वेश्चन था, मतलब फोकट का मार्क्स लेने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस बी आर कैरिंग करंट आई एम्पियर इच। ठीक है, मतलब दो करंट है पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना बी और दोनों आई करंट कैरी कर रहे हैं। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सर्टेड बाई वन वायर ऑन द अदर विल बी क्या होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहा है। तो ठीक है, तो कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। लेट्स से सेम डायरेक्शन ले अगर, तो बेसिकली अगर दो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो मतलब सॉरी, तो बेसिकली मतलब हमें इस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करना है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, तो अगर देखें तो फोर्स इस पे लगेगा कैसे, मतलब इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ जनरेट होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पे फोर्स लगाएगा। ये काफ़ी स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, मतलब ये डेरिवेशन भी आपने देख रखा होगा क्लास में, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में कहीं पे पढ़ रखे होगे क्लास में ये कराया गया होगा। तो अगर यहाँ पे पहले तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखे बी, तो उस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई बी हो जाएगा। ये बी कौन सा, ये डिस्टेंस। ठीक, और फोर्स क्या होता है आई एल इन टू बी, तो फोर्स का आई एल क्रॉस बी बेसिकली, तो आई एल क्रॉस बी करे मतलब, तो एल और बी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आई एल और बी कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई बी। तो हमसे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा गया है, तो एफ बाई एल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई 2 पाई बी। थोड़ा सा नॉइज जो बैकग्राउंड म्यूजिक बर्दाश्त करेंगे। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आया ये, तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। मोहल्ले में फंक्शन है तो गाना बजाना चल रहा है, तो ये भी मतलब फालतू ही क्वेश्चन था। हालांकि ये बाबा आदम जमाना में आ रखा है, अभी आया नहीं है, पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब इसीलिए बुक में हर बार मतलब क्लास में ही कराया जाता है ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। A conductor shown in the figure carrying a constant current I is kept in XY plane in a uniform magnetic field B. Okay, if F is the magnitude of total magnetic force acting on the conductor, then the correct statement will be या फिर is R क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन जेड डायरेक्शन द फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू एल प्लस आर। पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है थोड़ा वो समझते हैं, कि मतलब एक वायर ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक, ये वायर जो है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इस पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा। तो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखें कि मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल क्रॉस बी, मतलब आई एल बी साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो लेट से अगर ये बी है और लेट से अगर ये एल है, ये थीटा है, तो एल साइन थीटा अगर देखा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब आई एल साइन थीटा इंटू बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर एल साइन थीटा वाला जो टर्म है अगर उसको देखा जाए तो एल साइन थीटा क्या है, ये वाला है, मतलब परपेंडिकुलर लेंथ है। तो बेसिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई इंटू परपेंडिकुलर लेंथ इंटू बी, मतलब लेंथ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मतलब एक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, तो यही तो मैग्नेटिक फोर्स देखा जाए तो मैग्नेटिक फोर्स में जो लेंथ आता है वो लेंथ बेसिकली कौन सा होता है, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी लेंथ होता है वही वाला इफेक्टिव लेंथ आता है पिक्चर में। तो अगर ये सेम कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे लगाएं अगर, तो इसको कैसे कर सकते हैं कि बी इज अलोंग जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो बी जो है फर्स्ट केस में बी जो है जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन कौन सा हो गया, एक्स वाई ये है, तो जेड जो होगा ऊपर वाला डायरेक्शन हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो उसके लिए अब डिफरेंट पूरा फोर्स देखते हैं, फोर्स किसके बराबर होगा। तो ये देखा जाए तो फोर्स इस पे
फोर्स लगेगा आई एल इंटू बी, क्योंकि ये वाला जो पूरा का पूरा लेंथ है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है मैग्नेटिक फील्ड के। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है अगर इसका देखें तो इसका इफेक्टिव लेंथ हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इतना ले सकते हैं, तो इस पे जो फोर्स होगा वो ये आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फिर अगेन इस पे जो फोर्स होगा वो आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और फिर इस पे जो फोर्स होगा वो एल के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जो टोटल फोर्स होगा वो किसके, एल प्लस आर प्लस आर प्लस एल, तो एल आर आर और एल के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, तो ऐसे देखा जाए तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ऑफ एल प्लस आर। ठीक, तो मतलब अगर फील्ड जेड डायरेक्शन में हो तो फोर्स एल प्लस आर के प्रोपोर्शनल होगा। यस, इसी के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि मतलब लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है अगर देखा जाए तो। ठीक, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बी ऑप्शन देखा जाए कि बी इज अलोंग एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो मतलब इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, तो लेंथ कौन सा लेंगे, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला। तो इस वाले सेगमेंट के लिए तो लेंथ उसी डायरेक्शन में है, तो मतलब फोर्स जीरो ही हो जाएगा इस पे। यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी जीरो है, डायरेक्ट वो भी देख सकते हैं, तो जो साइन थीटा में थीटा होता है वही जीरो हो जाएगा, तो इस पे फोर्स जीरो, इस पे जो फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, अगर इस वाले पे देखें तो यहाँ पे देखें तो इस वाले सेगमेंट के लिए जो लेंथ है इधर अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इस वाले पाथ के लिए जो मतलब परपेंडिकुलर लेंथ है वो ऐसे है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, फिर फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक पे अगर फोर्स जिधर भी लगे दूसरे पे उसके उल्टा लगेगा, क्योंकि फोर्स यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों को मिला के फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। फिर अगेन सेम कॉन्सेप्ट, इन दोनों को मिला के फोर्स जीरो हो जाएगा, इस पे फोर्स जीरो है ही, तो टोटल वायर पे फोर्स क्या हो जाएगा, इफेक्टिवली जीरो बन जाएगा। तो यस, ये भी करेक्ट है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में हो तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, अगला देखें तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इस वाले पार्ट पे कितना फोर्स लगेगा, वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही है। ठीक, अगर इधर है तो इस वाले पार्ट पे कितना होगा, तो इस वाले पार्ट पे जितना भी होगा अगर हम देखें अगर, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों उल्टा है, मतलब इसमें जो करंट है वो ऊपर जा रहा है, इसमें करंट नीचे आ रहा है, तो परपेंडिकुलर अगर लेंथ देखा जाए तो इसके लिए परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगा, ये वाला। ठीक, और इसके लिए परपेंडिकुलर लेंथ इधर थोड़ा सा होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इस पूरे वायर के लिए, इस पूरे वायर के लिए परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाएगा, इधर इतना आर के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो इस पूरे को अगर देखा जाए तो इसका परपेंडिकुलर मतलब लेंथ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा, तो बेसिकली वो आर के प्रोपोर्शनल ही हो जाएगा। ठीक, इस वाले पूरे पार्ट के लिए भी देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला, तो इसमें भी ये आर के प्रोपोर्शनल होगा, और ये लेंथ है ही, तो इसमें भी जो फोर्स होगा सी वाले केस में वो एल प्लस आर प्लस एल के बराबर होगा, तो वो भी अगेन फोर्स क्या प्रोपोर्शनल टू 2L प्लस आर के बराबर होगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एल प्लस आर, वाई डायरेक्शन में है, तो यस ये भी करेक्ट होगा। तो इसमें सी ऑप्शन भी क्या, ये करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन देखें तो बी इज अलोंग जेड एक्सिस, तो फोर्स जीरो नहीं, क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि फोर्स अगर मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर जेड डायरेक्शन में है तो फोर्स जो है एल प्लस आर के प्रोपोर्शनल होगा, तो ये गलत। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए बी सी हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब सवाल कंप्लीट हुआ। An alpha particle of mass 4 AMU and a singly charged sulfur ion of mass 32 mu are initially at rest. They are accelerated through a potential V and allowed to pass into a region of uniform magnetic field, which is normal to their velocity of the particle. Within the region, the alpha particle and the sulfur ion move in a circular orbit of radius r alpha and rs respectively. The ratio rs by r alpha will be क्या होगा, मतलब दे रहा है दो पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल एक सल्फर पार्टिकल है। ठीक, ये लेट से अल्फा बोल देते हैं, इसको सल्फर बोल देते हैं, और इसका मास कितना है 4 AMU, इसका मास 32 AMU है। दोनों को किसी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट किया जा रहा है,
तो जो उनका काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, सल्फर अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कितना होता है, +2, ठीक। तो अगर हम लेट से उसको +2 मान के चलते हैं, +2 E होगा, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या, वर्क डन, मतलब टोटल वर्क डन इजकल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स को अगर हम भी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराए तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, +2E इंटू भी, ये काइनेटिक एनर्जी होगा। और ये किसके बराबर, हाफ मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि 4 है, इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल का स्क्वायर, ठीक। वैसे ही इसके केस में देखें तो ये मतलब अल्फ़ा पार्टिकल के लिए था, वैसे ही इसके केस में देखें सल्फर पार्टिकल के लिए, तो वर्क डन ऑन सल्फर पार्टिकल क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब इस पे दे रखा है कि चार्ज कितना है, सिंगली चार्ज है सल्फर आयन, तो सिर्फ E इंटू वी इज इक्वल टू हाफ मास कितना, 32 इंटू VS², ठीक। तो यहाँ से मतलब बेसिकली वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, वेलोसिटी ऑफ सल्फर पार्टिकल्स मिल गया। हमें रेडियस का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इन जनरल फार्मूला क्या होता है रेडियस का, R इज इक्वल टू mv/qv। मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, mv/qb, जहाँ m क्या, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा है, ठीक। तो ये हमें लेट से अल्फ़ा पार्टिकल के लिए लेना है, तो ये सब अल्फ़ा पार्टिकल का लेना होगा, मतलब मास अल्फ़ा पार्टिकल का, वेलोसिटी अल्फ़ा पार्टिकल्स का, क्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स, बी अल्फ़ा, मतलब जो भी दे रखा है, बी तो दोनों के लिए सेम ही होगा। तो बेसिकली रेशियो कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट करते हैं। तो रेशियो लिखेगा तो हमें चाहिए क्या, RS/R अल्फ़ा। तो RS/R अल्फ़ा अगर करें तो क्या होगा, RS का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मतलब सल्फ़र पार्टिकल के लिए तो मास ऑफ सल्फ़र पार्टिकल लिखते हैं लंबा चौड़ा, मास ऑफ सल्फ़र पार्टिकल्स, वेलोसिटी ऑफ सल्फ़र पार्टिकल्स बाई चार्ज ऑन सल्फ़र पार्टिकल्स, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों के लिए सेम ही होगा। अल्फ़ा पार्टिकल के लिए लिखे तो मास ऑफ अल्फ़ा, वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा, चार्ज ऑन अल्फ़ा इंटू बी। काट कूट करें तो क्या, बी से बी खत्म होगा। अब जरा वैल्यू इनका पुट करके फिर काट कूट करना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें एक तो इनका रेशियो चाहिए, VS/V अल्फ़ा। तो VS/V अल्फ़ा यहाँ से अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, VS/V अल्फ़ा करें तो लेट से दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो VS/V अल्फ़ा का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये 4 है और ये मतलब 8 टाइम्स में कैंसिल करेगा VS के साथ, तो VS के साथ यहाँ पे 8 आएगा, इज इक्वल टू, इधर अगर कैंसिल करें तो क्या, दिस डिवाइडेड बाई दिस कर रहे हैं, ठीक, मतलब उल्टा कर रहे हैं हम। तो EV कैंसिल होगा तो 1/2 बन जाएगा, ये सिंपल 1/2, ठीक। मतलब इसको हमने ऊपर रखा है तो ये 1 ऊपर रहेगा। इसको इधर लेके जाएं तो ये क्या होगा, 1/16 बन जाएगा। मतलब 8 को यहाँ से हटा के इस साइड लिखें तो ये 1/16, 1/16 को 1/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। ठीक है, तो मतलब ये रेशियो हमें मिल गया, 1/4 का स्क्वायर होगा, ठीक। अब यहाँ पे ज़रा वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सल्फ़र कितना, लेट्स इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा स्टाइल मार के, मास ऑफ सल्फ़र बाई मास ऑफ अल्फ़ा, वेलोसिटी ऑफ सल्फ़र बाई वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा इंटू क्या है, चार्ज ऑन अल्फ़ा बाई चार्ज ऑन सल्फ़र, ठीक। अब इसमें अगर लिखे तो सल्फ़र पे कितना, 32 और ये 4, VS/V अल्फ़ा कितना है, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा, 1/4, तो 1/4 इंटू चार्ज का रेशियो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा पार्टिकल्स पे 2E और इस पे 1E, तो ये हो गया E कैंसिल, ये कितना, 4 4 16 और 2 32, 2 2 जब 4, तो ये 4 बन जाएगा, यही RS/R अल्फ़ा हुआ। तो जो रेशियो होगा इनका, जो मतलब रेडियस का रेशियो पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा, 4। तो 4 जो होगा अपना ये फाइनल आंसर हुआ, ठीक। तो सवाल मतलब यही था, कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड B एट O ड्यू टू द करेंट फॉलोइंग इन द गिवन वायर सेगमेंट लाई इन द XY प्लेन, ठीक है। मतलब ये कुछ करेंट कैरिंग वायर दे रखा है और वायर सेगमेंट बहुत सारे तरह के दे रखे हैं,
और ये जो पूरा का पूरा सेटअप है वो दे रखा है कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। एक्स वाई प्लेन देखा है तो क्या, एक्स और वाई मतलब इस प्लेन में, मतलब पेज के प्लेन में भी ये जो सारे वायर हैं वो लाई कर रहे हैं। ठीक, तो इनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ पे, ओ मतलब इस पॉइंट पे, वो क्या होगा हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, ठीक है, तो बारी बारी से शुरू करते हैं। तो अगर इसमें देखें तो बहुत सारे वायर सेगमेंट है। एक तो वायर सेगमेंट ये वाला है, दूसरा ये, तीसरा देखा जाए तो ये एक कुछ हाफ सर्कल है, चौथा फिर एक वायर सेगमेंट है, फिर पांचवा क्वार्टर सर्कल है, और फिर छठा एक ये वायर है। तो इसको थोड़ा जूम करके थोड़ा गौर से देखा जाए अगर, तो हम क्या जानते हैं कि अगर हमें मतलब कोई अगर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है तो उसके मतलब वो लाइन सेगमेंट पे कहीं भी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें तो वो जीरो होगा। वो आइदर ऑन द लाइन सेगमेंट हो, मतलब या तो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट पे हो यहाँ पे, या फिर जिस लाइन पे लाइन सेगमेंट है उस लाइन के अक्रॉस भी हो, तो सारी जगह मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। ठीक, तो किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इन सभी जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होता है। ठीक, तो इस वायर सेगमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो ये तो ख़त्म, इसकी वजह से कुछ नहीं होगा, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट नहीं होगा। तो बचा कौन कौन सा, ये एक सेमी सर्कल, ये एक 1/4 ऑफ द सर्कल, और ये एक लाइन मतलब लाइन करंट कैरिंग वायर। ठीक, उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो इसकी वजह से अब कितना आएगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी मतलब कोई फाइनाइट वायर हो, फाइनाइट लेंथ का वायर हो, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है किसी पॉइंट पे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। लेट से ये अगर मतलब मैं थोड़ा जूम किया हूँ, इसको ऐसे करते हैं, फॉर्मूला याद होगा बहुत सारे लोगों को। लेट से ये θ1 है और नीचे ये θ2 है, तो जो यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, μ0I/4πr इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक, जहाँ पे आर क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक, तो इस वायर के लिए अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे एक एंगल θ1 तो जीरो है, मतलब क्योंकि ये पूरा का पूरा जीरो है ऊपर वाला मतलब बेसिकली, और θ2 जो है वो कितना होगा, θ2 देखा जाए तो ये वाला है। ठीक, तो θ2 कितना होगा, फिर अगर वो कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, मतलब ये वाला जो लाइन सेगमेंट है अगर इसको बनाए तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो उसके लिए देखें तो ये लेंथ कितना है, एल, ये l/2 है। ठीक, और ये जो बड़ा वाला मतलब सर्कल है उसका रेडियस दे रखा है l/2, तो ये भी l/2 होगा। तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, ये l और ये भी l, तो एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, यानी कि एक एंगल जीरो और एक 45 डिग्री। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा लेट से उसको हम क्या बोल दें, 1 बोल देते हैं, इसके द्वारा जो 1, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा 2, और इसके द्वारा जो होगा 3। बस इन्हीं 3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जो B1 होगा वो कितना हो जाएगा, μ0I/4πr, आर क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये वाला, तो कितना है l/2 और ये भी l/2, तो टोटल कितना हो जाएगा l इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। θ1 जीरो है तो साइन 0 डिग्री प्लस साइन θ2, तो दूसरा वाला एंगल कितना है 45 डिग्री, अभी हमने देखा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, μ0I/4πl इंटू 1/√2। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। अपने थंब को हम करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे तो डायरेक्शन जिधर ये फिंगर कर्ल हो रहा है वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो अगर हम यहाँ पे करें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या जा रहा है, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन जा रहा है, तो डायरेक्शन कौन सा है, -k है। ठीक, तो जो ये होगा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, -k, ये B1 हो गया। ठीक, वैसे ही बाकी कैलकुलेट करते हैं। B2 अगर कैलकुलेट करें तो B2 कितना होगा, B2 देखा जाए तो ये एक हाफ सर्कल है, पूरा सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है, μ0I/2r, r की वैल्यू कितना है l/2, ये पूरे सर्कल की वजह से है। अभी हमें हाफ सर्कल की वजह से कैलकुलेट करना है तो हाफ कर देंगे। और डायरेक्शन क्या होगा, अगेन राइट हैंड थंब रूल। अब यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते हैं, ये चूँकि मतलब सर्कुलर है तो अपने फिंगर को अब करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे,
तो अब डायरेक्शन ऑफ थंब जो देगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा, ठीक। तो फिंगर को अगर कर्ल करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ रहा है, इनटू द प्लेन, ठीक। ये ध्यान देंगे पिछले वाले और इसमें दोनों में डिफरेंस है, दोनों में राइट हैंड थंब रूल लग रहा है, पर पिछले वाले में हम करंट का डायरेक्शन थंब के डायरेक्शन में लेते थे, तो मैग्नेटिक फील्ड ये रिप्रेजेंट करता था। अब इस वाले में हम करंट को ये कर्ल के डायरेक्शन, मतलब फिंगर जिधर कर्ल हो रहा है उधर करंट का डायरेक्शन कर रहे हैं, तो जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल वाले केस में, ठीक। मतलब जो टेढ़ा हो उसको टेढ़ा वाले में करो तो सीधा वाला मतलब दूसरा क्वांटिटी देगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डायरेक्शन ऑफ करंट और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो B2 क्या हो गया, B2 इसकी वजह से हो गया, तो इसका डायरेक्शन भी क्या आ रहा है, डाउन द प्लेन ही आ रहा है, तो ये भी क्या होगा माइनस के कैप। B3 देखा जाए तो इसका भी सेम, क्या पहले तो सर्कल की वजह से क्या होता है μ0I/2r, r की वैल्यू यहाँ पे क्या है L/4, ये देखा L/4। अब ये क्या 1/4 है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 1/4, ये भी डायरेक्शन क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन ही, माइनस के कैप ही होगा, ठीक। तो जितने भी सारे हैं सब माइनस के कैप डायरेक्शन में ही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, तीनों को वैक्टोरियली ऐड कर दें, तीनों सेम ही डायरेक्शन में है, सिंपल ऐड कर सकते हैं, तो सिंपल अगर ऐड करें तो क्या हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 अगर करें, लेट से इधर खोपचे में लाते हैं और इधर करते हैं, तो ये क्या होगा, मतलब वैक्टोरियल है सब, बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलेंगे, ठीक है। तो माइनस की कैप खोपचे में ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, मतलब इन सबको ऐड करें अगर तो क्या होगा, अगर ये देखें, ठीक है थोड़ा लिख लेते हैं, और कॉमन लेना हो तो क्या μ0I/L देखा जाए तो सब में है, तो ये जो है कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी ऑप्शन में भी μ0I/L खोपचे में ले रखा है, तो ले लेते हैं, तो माइनस μ0I/L लेते हैं क्योंकि माइनस भी सब में है, तो μ0I/L अगर ले लें तो इधर क्या बचेगा 4√2, मतलब 4√2 पाई, ठीक के कैप, ठीक है। इसमें क्या बचेगा μ0I/L के लेते 2 से 2 कैंसिल, ये वाला 2 बचेगा सिर्फ, तो +1/2, सब प्लस साइन के साथ आएगा क्योंकि माइनस हमने निकाल रखा है बाहर। ये अगर देखें तो ये 4 से 4 कैंसिल होगा, तो ये 1/2 बचेगा सिर्फ, ये वाला 2, तो फिर +1/2 के कैप, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा μ0 माइनस μ0I/L, 1/2 कितना हो जाएगा 1, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 1/4√2 पाई प्लस 1 के कैप, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बेसिकली, ठीक। तो यही मतलब अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन मैच कराएं तो कौन सा 1 + 4√2 पाई के कैप μ0I/L, सी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, तो राइट स्वाइप, ठीक। जो ना मैच करे वो लेफ्ट स्वाइप, लेफ्ट ही होता है शायद। जिनको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है बहुत ठीक है, ठीक। मतलब ये लेफ्ट राइट स्वाइप की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन सबको समझ में आना चाहिए, ठीक। तो ठीक है, ये सवाल मतलब कंप्लीट हुआ, अगला सवाल के तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कुछ तो रिंग टाइप का बना रखा है, ठीक है। इसको पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से, क्या दे रखा है। A long insulated copper wire is closely wound as a spiral of n turns. The spiral has an inner radius A and outer radius B. The spiral lie in the XY plane and a steady current I flow through the wire. The Z component of the magnetic field at the center of the spiral will be क्या होगा। तो दे रखा है कि एक स्पाइरल है, ठीक है, ऐसे मतलब लपेटा गया है, ऐसे 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 करके, ठीक। और इंटरनल रेडियस ए है, एक्सटर्नल रेडियस बी है, और इसमें टोटल n टर्न्स है, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक। तो हमें इन वायर की वजह से, मतलब जो भी स्पाइरल है उसकी वजह से जेड कॉम्पोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मतलब सेंटर पे जो जेड कॉम्पोनेंट मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वो कितना होगा बेसिकली, मतलब वो कैलकुलेट करना है, ठीक। ठीक है, तो सवाल समझ में आया क्या है। तो थोड़ा सा फ़ोटो अगर बनाए तो फ़ोटो बनाने में बहुत परेशानी होगी, तो थोड़ा सा मान के चलेंगे, ठीक। तो भावनाओं पे जाएंगे, ठीक है। मतलब ड्राइंग करने बैठे तो बहुत टाइम लगेगा, इसी में देखते हैं, थोड़ा समझ में आ रहा है, दिख रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको मतलब इसकी मतलब इस हमें क्या करना है कि इसकी वजह से पूरा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें दिखेगा नहीं ठीक से,
अच्छा, मन की आंखों से मान के चलेंगे कि यहाँ पे स्पाइरल है, ऐसा एकदम आंख मूंद के देखोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ एकदम ऐसा ही यहाँ पे स्पाइरल है। अब हमें इस स्पाइरल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे जाएंगे, ठीक, और डी आर थिकनेस का एक सर्कल लेंगे। ये सर्कल है वो भी मान के चलेंगे, कुछ इलिप्टिकल बन गया, पर हम मान के चलेंगे कि ये सर्कल है, और इस सर्कल का जो थिकनेस है वो लेट से बोल देते हैं कि डी आर है, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक सर्कल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और एक सर्कल की वजह से यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं कितना होता है, μ0I/2r, ठीक। लेकिन ठीक है, आर रेडियस तो पता है कि स्मॉल आर है, आई कितना होगा, इसके थ्रू करंट कितना पास हो रहा है, तो पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि इसके थ्रू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी स्ट्रिप ले तो उसके थ्रू कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है कि इसका विड्थ कितना है, डी आर। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेके देखें तो कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाई टोटल लेंथ कितना है, b-a। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ कर दें, इनटू लेंथ कितना है, ये डी आर। तो इस छोटे से एलिमेंट में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, लेट से उसको हम बोलते हैं डी एन, वो मिल जाएगा, ठीक। अब इस छोटे से पतले स्ट्रिप में इतना नंबर ऑफ टर्न्स है, और एक टर्न में आई करंट जा रहा है, मतलब एक बार जो वायर है, और फंक्शन चल रहा है बाहर तो साउंड आ रहा है। ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं बाद में रिकॉर्ड करूँगा, मोहल्ले में फंक्शन है। तो ठीक है, तो मतलब ये डी आर हो गया, और एक टर्न्स में कितने, मतलब एक जो टर्न जा रहा है उसमें कितना करंट जा रहा है, आई। तो इसमें इतना नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट बोलते हैं डी आई। तो आई इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, वो हो जाएगा टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस स्ट्रिप। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, आई इंटू n/b-a इंटू डी आर, ठीक। ये हो गया टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पार्ट। अब हमें इसके थ्रू करंट पता चल गया, तो इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0I/2r, सिंपल। तो जो लेट से मैग्नेटिक फील्ड को हम डी भी बोल देते हैं, मतलब इस सिर्फ स्ट्रिप की वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है उसको बोलते हैं डी बी। तो उस डी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, μ0I/2r। μ0I कितना है, di/2r। डी आई की वैल्यू कितना है, ये हमने अभी देखा, डाल देते हैं। तो μ0/2r इंटू डी आई की वैल्यू कितना, ये वाला एक्सप्रेशन डाल देते हैं यहाँ पूरा, आई इंटू n/b-a इंटू डी आर, ठीक। ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बिकॉज ऑफ दिस पतला वाला स्ट्रिप। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस पूरे की वजह से कैलकुलेट करना है। तो ये जो वेरिएबल आर है, मतलब बेसिकली इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इसमें जो वेरिएबल आर है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, ए से लेकर के बी तक, क्योंकि जो ये पूरा सेगमेंट है ए से बी तक जा रहा है, ठीक। तो सिंपल अगर पूरा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट कहाँ से, फ्रॉम ए टू बी, ठीक। तो बस ये सिंपल सा इंटीग्रेशन कर देना है अपने को, तो मिल जाएगा। तो इसको इधर खोपचे में लेते हैं, तो ये डी बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी, और इसको इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, आई भी कांस्टेंट है, एन भी ये पूरा का पूरा मसाला ही कांस्टेंट है, सिर्फ आर वेरिएबल है। तो डी आर बाई आर है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, सब कुछ बाहर निकालते हैं। तो ये करें तो कितना होगा, μ0/2 b-a डी आर बाई आर इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ये हो जाएगा। अब सिंपल इंटीग्रेट करें तो ये बनेगा क्या, μ0in/2 b-a, ये क्या हो जाएगा, डी आर बाई आर ln r पुट करें तो ln b माइनस ln a, तो क्या बन जाएगा, ln b/a, सिंपल, ठीक। तो ये जो होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा एट द सेंटर, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही होता है, जेड कंपोनेंट के डायरेक्शन में ही होता है, क्योंकि सेंटर
मतलब सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होता है, ठीक। तो ये बन जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, मतलब यही टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो μ0 Ni/2 B Ln/B/A, तो जो ए ऑप्शन है वही मैच कर रहा है, ठीक, यही, यस। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये अपना फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो का ये लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा, ठीक है। थोड़ा सा चलता है, मतलब एक तो ब्रेकेज भी 1-2 बार हो गया बीच में। शॉर्ट देख रहे हो, चेंज करके आके बैठे हुए हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फालतू बकवास नहीं। ए पार्टिकल ऑफ मास m and a charge q is moving with velocity v enter a region 2 normal to the boundary as shown in the photo, ठीक है। दे रहा है कि पार्टिकल है v वेलोसिटी के साथ रीजन 2 में ऐसे मूव किया परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री। रीजन 2 है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। द लेंथ ऑफ द रीजन 2 इज l, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मतलब यहाँ से एक पार्टिकल एंटर किया और रीजन 2 में जहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो रीजन 2 है उसका जो लेंथ है वो l है, यहाँ पे ऐसे दे रखा है, ठीक। तो हमें ऑप्शन चूज करना है। ये क्या बोल रहा है, द पार्टिकल इंटर रीजन 3, अच्छा, ओनली इफ़ इट्स वेलोसिटी इज ग्रेटर देन दिस। तो पहले तो सिचुएशन देखते हैं होगा क्या, कि जब पार्टिकल यहाँ से इस रीजन में एंटर करेगा तो वो उसका पाथ क्या होगा, वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, क्योंकि देखा जाए तो मतलब v क्रॉस b, v और क्रॉस b करे तो जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मान लेते हैं पॉजिटिव ही होगा, तो v क्रॉस b करे तो इधर फोर्स आ रहा है, तो इधर फोर्स आ रहा है तो कुछ इस तरीके से वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, ठीक। अब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उसका पहले तो फाइंड आउट करते हैं कि रेडियस क्या होगा उसका, ठीक। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या, R=mv/qb, सिंपल, ठीक। तो सब कुछ वही है, मास q और v भी सेम ही है, यही तो रेडियस यही हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रहा है कि द पार्टिकल्स विल इंटर रीजन 3। तो पार्टिकल रीजन 3 में कब एंटर करेगा, जब इसका रेडियस जो हो वो कम हो इस लेंथ से, तभी एंटर करेगा। मतलब रेडियस इसका बड़ा हो, मतलब अगर रेडियस इस लेंथ से कम हुआ तब तो पार्टिकल ऐसा ही घूम जाएगा इसमें, क्योंकि ये वाला जो रेडियस है वो पूरे इस लेंथ से कम है। तो अगर r इज लेस देन l रहा तब तो घूम जाएगा। अगर इसको रीजन 3 में जाना है तो इसका जो रेडियस होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए l से, तभी जा कर के रीजन 3 में जा पाएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, r शुड बी ग्रेटर देन l। r की वैल्यू क्या है, mv/qb, दैट शुड बी ग्रेटर देन l, ठीक, तभी जाकर के वो रीजन 3 में एंटर कर पाएगा। तो यहाँ पे v की बात करते हैं, v शुड बी ग्रेटर देन क्या, qb l/m। तो v को ये होना था कि v शुड बी ग्रेटर देन qb l/m। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, रीजन 3 में जाने के लिए ये होना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या बोला है, द पार्टिकल एंटर रीजन 3 ओनली इफ इट्स v इज लेस देन। तो ऊपर वाले का सीधा उल्टा है, तो अगर ये सही है तो ये गलत होगा, ठीक। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल इन रीजन 2 इज मैक्सिमम व्हेन द वेलोसिटी इज दिस। अच्छा, पाथ लेंथ जो है, मतलब पाथ लेंथ क्या होता है कि अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो ये टोटल ये वाला लेंथ वो उसका पाथ लेंथ कहलाएगा। तो वो मैक्सिमम कब होगा, जब उसका रेडियस जो हो वो इस लेंथ के बराबर हो, तब पाथ लेंथ मैक्सिमम होगा। क्योंकि जब रेडियस इस पूरे लेंथ के बराबर होगा तो सबसे बड़ा वाला वो रेडियस मतलब सर्कल कवर करेगा, तो पाथ लेंथ मैक्सिमम आएगा। तो फॉर दैट सी ऑप्शन के लिए r शुड बी इक्वल टू l। r क्या है, mv/qb, अगेन दैट शुड बी इक्वल टू l, तो v शुड बी इक्वल टू qb l/m, ठीक। तो यही दे रखा है, v शुड बी qb l/m। तो सी ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है, ठीक। अगला क्या है, टाइम स्पेंड इन रीजन 2 इज सेम फॉर एनी वेलोसिटी v एज लॉन्ग एज द पार्टिकल रिटर्न टू रीजन 1। अब बोल रहा है कि अगर पार्टिकल रीजन 1 में रिटर्न कर रहा है मतलब ऑब्वियस है कि वो इसमें नहीं घुस रहा है, इधर से ही कहीं निकल जा रहा है, तो जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा इन स्पाइट ऑफ मतलब कोई भी वेलोसिटी हो। तो टाइम पीरियड क्या होता है, हम जानते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड 2πm/qb। तो वो उसके वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो और जो
इसमें टाइम लगेगा कितना, हाफ ऑफ टाइम पीरियड लगेगा। चाहे कोई भी सर्कल ले, मतलब छोटा सा ले, इतना ले, इतना ले, इतना ले, कोई भी सर्कल ले, जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड बाई हाफ होगा। और टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, ये वाला। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी है। तो यस, डी ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसके क्या ए, सी और डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो बस ये सवाल कंप्लीट हुआ। तो बस इस चैप्टर में इतना ही। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे पढ़ाई करते रहें, स्वास्थ्य पे ध्यान दें एज यूजुअल। फालतू का ज़्यादा मोटिवेशन के चक्कर में ना पड़े। मोटिवेशन के चक्कर में बर्बाद ही करोगे टाइम। जो जितना भी टाइम आप मोटिवेशन की चीज़ें देख रहे हो, मोटिवेट होने में लगा रहे हो, वो सब टाइम स्पेंड ही हो रहा है। मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं है। फालतू का पढ़ाई करना है, मतलब मोटिवेशन चाहिए ही क्यों, फालतू की इधर उधर की बातें चाहिए ही क्यों, शॉर्टकट मतलब चाहिए ही क्यों। शॉर्टकट ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट चीज़ कुछ होता नहीं है, ठीक है, वो भी एम्बिग्यूटी है। पर बिना मतलब की चीज़ें कि ये पढ़ लो, ये कर लो, ये कर लो, यूट्यूब पे तमाम तरह की चीज़ें चल रही है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मतलब इन सब चीज़ों से दूर रहें। और ये दिक्कत की बात ये है कि आज अच्छे अच्छे टीचर्स जो हैं वो भी कर रहे हैं मतलब बिना मतलब का बकवास, जो कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका उससे टाइम स्पेंड होगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। कुछ होने वाला है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही कुछ होगा। जितना भी हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो जो होने वाला है वो यही करके होगा। ज्ञान लेके नहीं होगा। ज्ञान से जे एडवांस के पेपर में आप ज्ञान नहीं झाड़ोगे वहाँ जाके। तो चुपचाप पढ़ के मतलब पढ़ाई करते रहो, मुद्दे की बात ये है। ठीक, तो बस, और हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक, मिलते हैं अगले चैप्टर में।